Bismillahirrahmanirrahim. I am really thankful, Sir Altaf Chima Saab, and rest of the people who invited me and give me the honor to be here. And also I'm thankful to our teacher, Sir Professor Solar Saab, to be here for guide us on a very, very important topic. Actually, when they came to me, the primary aim was कि sir हम कोई asthma, कोई COPD इस पे बात करें. So with the consensus with Solar Saab, मेरा ये ख्याल था कि the common things which we miss or which we really don't use properly, let's talk on that. और a long list of inhaler is there, long list of spacers is there. तो अगर हमें डिवाइस की यूटिलाइजेशन का नहीं पता तो फिर हम मरीज़ को कैसे ठीक करेंगे. सो टास्क दिया मैंने केजी वालों को, थैंक यू सो मच कि उन्होंने भी फिर लगे रहे अब मटेरियल ढूंढें. और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको इस दौरान बताऊंगा कि इट्स बीन 11 ईयर आई क्लियर्ड माय पार्ट 2 एंड आफ्टर 11 ईयर आई कम अक्रॉस अ फिनोमेना कि मुझे पता लगा कि ये चीज़ ऐसे क्लीन करते हैं ओनली बिकॉज ऑफ यू पीपल. थैंक यू सो मच जी, आप लोगों की वजह से मुझे भी ये लर्न करने का मौका मिला. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम लिटिल बिट फ्रॉम दीज डिजीज़. कौन सी डिजीज़ है जिसमें हम यूज़ करते हैं इन्हेलर या नेबुलाइज़र. तो लेट मी आस्क यू पीपल, कौन सी डिजीज़ है वैसे जिसमें हम यूज़ करते हैं, जिसमें भी आ जाए, लाइक और ठीक है COPD और any acute bronchitis in which there is hyperreactivity of the bronchi spasm. Okay, partially agree. ठीक. So inhaler, basically these are the devices which are used to deliver the medicine to the lungs and airway. So basically ये treatment का भी role play करती हैं and it has a preventive role too in asthma, in COPD. But remember another entity जिसको हम asthma COPD overlap भी कहते हैं, which is a relatively controversial topic but still exists in our books. And bronchiectasis में भी this is probability कि we can use inhaler who dilate the airway. So asthma की definition सबको अब आती है. Heterogeneous disorder characterized by 4 features. अक्सर मैं याद करवाता हूँ क्या क्या features होते हैं. cough, wheeze, chest tightness, हाँ जी, shortness of breath. So any one of the following if present that varies over time in its intensity. मतलब कभी वो ज़्यादा हो रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं. आप पेशेंट से पूछें, वो कहेंगे डॉक्टर साहब मुझे लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग सिम्टम ज़्यादा हो जाते हैं, मुझे विंटर में ज़्यादा हो जाते हैं, मुझे स्मोक में ज़्यादा हो जाते हैं, मुझे गर्मियों में कम हो जाते हैं. सो ये वेरिएबिलिटी अगर आए एंड इन बिटवीन पेशेंट सिम्टम फ्री हो तो हम उसको बड़ा क्लियरली एस्थमा डिक्लेयर कर देते हैं. 80% ऑफ द एस्थमा वी डायग्नोज ऑन क्लिनिकल हिस्ट्री. बिल्कुल ठीक है. दिस इज़ द लेटेस्ट गाइडलाइन ऑफ COPD. ये 2023 गोल्ड गाइडलाइन की मैंने डेफिनेशन उठाई है विद अ लिटिल बिट वेरिएबिलिटी. अगर हम पिछली गाइडलाइन देखें तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, उसमें हम देखें तो नॉक्सियस पार्टिकल की बात करते हैं. लेकिन अगर अब हम इसको पढ़ें तो ये हमें एस्थमा से ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करती हुई नज़र नहीं आती. देखें ज़रा, इस हेट्रोजेनस डिसऑर्डर सेम एस्थमा में भी कहा हमने. इस हेट्रोजेनस डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफ, स्पूटम प्रोडक्शन एंड एक्स्ट्रा क्या कह दिया उसने, एक्सेसिबिशन, जो हमने वहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं किया. ड्यू टू abnormality ऑफ द एयरवे लाइक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकोलाइटिस एंड alveoli that cause persistent and often progressive airflow limitation. वहाँ पे ये वर्ड नहीं है, दैट इज प्रोग्रेसिव एयरफ्लो लिमिटेशन. ठीक हो गया. अच्छा, ये थोड़ी बहुत हम इसको डिमार्केशन करें, मैं ज़्यादा नहीं इसमें पढ़ाना चाहता. एस्थमा इज़ अ डिजीज़ ऑफ adulthood, childhood, adulthood, very rarely above the age of 40. वैसे मैं आप कहता हूँ लाहौरियों को तैयार हो जाना चाहिए 40 ईयर के बाद एस्थमा के लिए. क्यों? हाँ जी, जो हमने अपना गिफ्ट दिया अपनी जनरेशन को, स्मोक. सो स्मोक में रहेंगे आप 10 साल तो ठीक है, अगले 10 साल बाद आप आइदर COPD और एस्थमा कोई ना कोई तो आपको डेवलप हो ही जाएगा जो 40 ईयर अबव है, जो कि पहले नहीं थे. अब हमने शुरू में बताया कि पैटर्न ऑफ सिम्टम्स क्या था एस्थमा में, कि वो वेरिएबल थे, जबकि COPD में क्या थे, परसिस्टेंट थे और प्रोग्रेसिव थे. बिल्कुल ठीक है. अगर लंग फंक्शन टाइम टेस्ट करवाएं, लाइक जिसको हम PFT कहते हैं, तो एट द टाइम ऑफ सिम्टम्स वो अब नॉर्मल होंगे इन एस्थमा. ऐसे ही है. जब
पेशेंट एसिम्टोमेटिक होगा तो वो नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन अगर हम यही टेस्ट करवाएं COPD में तो क्या होगा, वो चेंज नहीं होगा। वो चेंज नहीं होगा, प्रोग्रेस करेगा। अगर वो 70% या 60% उसकी FEV1 थी तो वो उतनी ही रहेगी, बल्कि वो प्रोग्रेस करेगी। वेरी गुड। फैमिली हिस्ट्री जो होती है वो एस्थमा में ज़्यादा प्रिडोमिनेंट होती है, बट ये थोड़ा सा अब चेंज होता जा रहा है। COPD इज़ आल्सो नोन टू बी काज एज अ फैमिली डिसऑर्डर टू। टाइम कोर्स क्या है, वर्सनिंग ओवर टाइम हम ऑलरेडी बता चुके हैं, और एक्सरे यूजुअली नॉर्मल होता है एस्थमा में। और COPD में अगर बहुत ही प्रॉब्लम हो रही हो तो उसमें क्लासिकल वो साइन आते हैं जो हम पढ़ाते हैं बचपन से। क्या क्या आते हैं उसमें, हाइपर इन्फ्लेशन के। COPD का जो एक्सरे होता है क्या होता है उसमें, फ्लैटिंग ऑफ डायफ्राम, वाइडनिंग ऑफ द रिब्स, वेरी गुड, ट्यूबुलर हार्ट। सो ये क्लासिकल जो साइन होते हैं, वेरी गुड बेटा, एक्सलेंट, इसको कहते हैं हाइपर इन्फ्लेटरी साइन। वेरी गुड, ठीक। सो इनहेलर जो हम ट्रीटमेंट देते हैं, एक मिनट बात याद रखें, इसमें ज़रूरी नहीं कि हमने ब्रोंकोडायलेटर भी देने, इसमें हम कार्टिकोस्टेरॉइड भी देते हैं, इसमें हम म्यूकोलेटर भी देते हैं, इसमें हम एंटीबायोटिक भी देते हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटर भी देते हैं, एंड एनेस्थीसिया भी देते हैं। बिल्कुल। सो दीज आर ऑल मेडिसिन विच इज गिविंग थ्रू द इनहेल रूट। सो टाइप ऑफ इनहेलर अगर हम बात करें, बाय द वे ये मैं अब अगली स्लाइडें आप लोग मुझे बढ़ाएंगे। क्या है टाइप्स ऑफ इनहेलर, हमने सवाल पूछे। 4 किस्म की। अच्छा, लाइक एक स्टेरॉइडल हो सकती है, एक एंटीकोलिनर्जिक हो सकती है, स्टेरॉइडल प्लस बीटा एगोनिस्ट हो सकती है, और बीटा एगोनिस्ट हो सकती है। आपने तो हमारी की को मॉडिफाई कर दिया। बात आपकी भी गलत नहीं है, लेकिन जिस अंदाज से हमने पूछा था वो तो और बात थी। ठीक है, देखिए, हाँ नहीं, बात वैसे इन्होंने ठीक की। मैंने तो अपना क्वेश्चन बनाया था, वो तो आप, हम इसको मार्क्स देंगे इस जो आंसर को। ठीक है, आपने कहा ड्राई पाउडर, ये भी तो एक है ना, ठीक है, एक ड्राई पाउडर है, दूसरा मीटर डोज इनहेलर है, बिल्कुल ठीक है, ये भी है क्लासिफिकेशन, बिल्कुल ठीक। सो एक सॉफ्ट मिस्ट इनहेलर होते हैं, वो क्या होते हैं? सॉफ्ट मिस्ट इनहेलर, नेबुलाइजर नहीं, सॉफ्ट मिस्ट जो है उसमें हम चैम्बर के ऊपर उसको थोड़ा सा और बारीक जो उसकी मिस्ट होती है उसको कर लेते हैं। देयर आर सर्टेन चैम्बर्स इन व्हिच द वेपर साइज इज, मिस्ट साइज इज मोर, एंड देयर आर अदर्स इन व्हिच द साइज ऑफ द मिस्ट इज स्मॉल। ठीक है, पार्शली एग्री। अच्छा चलें, मुझे दोनों में डिफरेंस बताएं। MDI एंड DPI, क्या फ़ायदा है MDI का, क्या नुकसान है DPI का? ये आप लोगों ने पढ़ाना है, मैंने तो ज़्यादा पढ़ाना ही नहीं इसमें। साथ इसका है कि दवाई ज़ाया हो जाती है। किस में? MDI में आप कहते हैं दवाई ज़्यादा होती है। सो ठीक है, सो यू थिंक द प्रॉब्लम विद MDI इज़ द कोऑर्डिनेशन। मैं इसको ऐसे करूँ क्लासिक। सो टेक्निक इज़ रिलेटिवली डिफिकल्ट विद MDI एवरीबॉडी अंडरस्टैंड ना, मीटर डोज इनहेलर हला के यूज़ करना, ठीक है। और ये साइड क्या कहती है, DPI एडवांटेजेस हैं? DPI का एडवांटेज उसमें पर्टिकुलरली ओल्ड एज में है, जिनकी सिंक्रोनाइजेशन की मुश्किल हो। अच्छा, मैं थोड़ा सा अगर आपसे विद ड्यू रिस्पेक्ट डिसएग्री करूँ, आई डोंट डिसएग्री, विद ओल्ड एज मेरे पास एक प्रॉब्लम आ गई है, क्या हो सकता है? अच्छा चलें, हम सिनेरियो बनाते हैं। मैंने इनहेलर MDI हिलाया, जब आपने उसको वैसे प्रेस किया तो उसके जो फ्यूम्स थे वो काफ़ी देर तक ट्रेवल करते हैं ना, ऐसे, और मैं इसको इजीली, पहले सिनेरियो को समझे, मैंने उसको प्रेस किया, उसका जेट बाहर आया, और मैंने, ओल्ड एज हूँ मैं, और मैंने उसको इनहेल किया तो वो डीपली आया इनहेल, है ना। सोच ऐसा लगता है ना मुझे, जब मैं जो डीप है उसको ब्रेक करता हूँ तो मैं जब सक करता हूँ, इट डिपेंड अपॉन माई इनहेलेशन कैपेसिटी, एंड इट शुड बी मिनिमम 60 लीटर। अगर इतनी है तो बाबा बेचारा साह ही नहीं ले पा रहा, तो खींचेगा किस तो, इसका मतलब है अपर एयरवे। सो इट डिपेंड अपॉन द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जैसे इन्होंने बात की कि हम ये समझते हैं, और बल्कि समझते हैं या पेशेंट हमें फोर्स करती हैं कि आई डोंट वांट टू टेक इनहेलर बिकॉज डॉक्टर साहब लग गया तो लग गया, तुसी भी जिंदगी गुजार रहे हो, असी मैं भी गुजार रहे हैं सर, मैं तो मिथ नहीं ब्रेक कर पाया वो सवाल कि डॉक्टर साहब इनहेलर नहीं देना, कोई और देना, तो असी की करते हैं फटाफट स्विच ओवर टू DPI जी, गल मुक गई। लेकिन वो पेशेंट तो जब उस अगले 2 हफ्ते बाद हमारे पास आता है, उसका ओरल कैविटी में क्या हो जाता है, फंगस हो जाती है, बिकॉज उसका इंस्पिरेटरी फ्लो ही ठीक नहीं, तो पेशेंट के अकॉर्डिंगली मुझे कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। MDI हाई वेलोसिटी, जैसे मैं कह रहा था, उसका जेट काफ़ी दूर तक जाता है, रिक्वायर्ड हैंड टू ब्रेथ कोऑर्डिनेशन मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है।
डिलीवर ऑफ मेडिसिन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर, यानी उसको इतना डीपली इनहेल करने की ज़रूरत नहीं है, वो सांस लेगा तो वो अंदर चली जाएगी. एंड टाइम कंज्यूमिंग टू टीच, रियली वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने उसको ट्रेन करना है. मेरे पास पेशेंट इतने ज़्यादा हैं तो हम कहते हैं यार बस इसको इस्तेमाल करें, और मेरे पास आते हैं तो फिर फ़ायदा ये होता है कि मैं टेक्निक बताता हूँ, मरीज़ ठीक हो जाता है. दवाई तो वही होती है, ठीक है. रिक्वायर डीप एंड स्लो ब्रीदिंग ओनली, ठीक है. दूसरी तरफ हम जाएँ तो इसकी कोऑर्डिनेशन की इतनी ज़रूरत नहीं, लेकिन सबसे आखिरी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है. रिक्वायर हाई इंस्पिरेटरी फ्लो 60 लीटर, ठीक है. ये सबको पता है. ये कौन सा इनहेलर है? ओके, मीटर डोज इनहेलर. सर आप बहुत नाम लेते हैं बीच में, वाली ओवर वाली बातें बताते हैं, ठीक है. सो ये बेसिकली ये मीटर डोज इनहेलर. एवरीबॉडी एग्री? इट हैज़ 3 कंपोनेंट. वन इज कैनिस्टर, सेकंड इज प्लास्टिक होल्डर, एंड थर्ड इज कैप. बिल्कुल ठीक है. सो इसको प्रेस करना है इधर से, हाँ जी, माउथ में रखना है. आप सबसे सवाल ये है कि इसको हम क्लीन करते हैं? हाँ जी, करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? अच्छा, नहीं, इसको नहीं. इसको क्यों क्लीन करना? जो प्लास्टिक वाली जो है उसको कर सकते हैं, वो ऊपर तो फिर नहीं, कभी किया वैसे क्लीन? नो, मैं बिल्कुल ठीक है. चले जी. सो इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं. सो एवरीबॉडी एग्री, देयर इज अ कैनिस्टर, देयर इज अ प्लास्टिक होल्डर एंड देयर इज अ कैप. कैप आपने उतारा, आगे टेक्निक क्या मैं समझा दूंगा. कंसेंसस आइडली जैसे सर ने बात की थी अल्ताफ साहब ने कि इट शुड बी यूज विद द मीटर डोज इनहेलर टू मेक इट इफेक्टिव. हम इसको शेक करेंगे. कैप को उतारा, कैप को रिमूव किया, सांस को बाहर निकाला, इसको मुंह के साथ लगाया, एंड द कोऑर्डिनेशन शुड बी लाइक नाक से भी और मुंह से, दोनों से ही इंस्पायर करना. सिर्फ मुंह से, नाक से नहीं. नाक का कोई फंक्शन, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. एक पल्मोनोलॉजिस्ट से वो तो कह रहे थे कि नाक से और मुंह से, दोनों से करना, ये कैसे? ये कर्तव्य हो सकता है सर, ये बड़ा मुश्किल काम है. सर इस तरह ना करो, बड़ा मुश्किल है. अच्छा, मुंह से इनहेलर, मुंह से आप सांस लेने के बाद नहीं सर, वो उन्होंने वैसे ही आपको, उस दिन सवाल आपके सवालों के जवाब की वजह से उन्होंने ऐसा जवाब दिया है. ऐसा नहीं है उसका, इसका सीधा सा ये आंसर है कि आपने इसको मुंह में रखना है, कोऑर्डिनेशन करनी. अच्छा नहीं सर, आप ऐसा नहीं है. नाक से सांस इतना बना रोबोट थोड़ी. अच्छा, सो शेक, अच्छा दोस्त, शेक, कैप रिमूव, ब्रेथ आउट, मुंह के साथ लगाया. कोशिश कीजिएगा, हमारा अगर नया इनहेलर है तो आप ट्राई करें. आप इतने एजुकेटेड लोग हैं, आप ट्राई करें, इसको प्रेस करें. बिलीव मी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कोऑर्डिनेट. सांस रोकना. हाँ, 10 सेकेंड के लिए, ठीक है. सो मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट. उसका सोल्यूशन क्या है? स्पेसर, ठीक है. और स्पेसर नहीं अवेलेबल तो WHO आपको क्या अलाउ करती है, क्या कर सकते हैं आप? 500 ml की बोतल ले लें. हाँ ठीक है, उसकी बोतल. सो यस, आपने वॉश तो उसको उसी तरह करना है, हम आगे समझाते हैं, जिस पे वो इजीली फिट आ जाए. बिल्कुल ठीक. सो मीटर डोज इनहेलर स्पेसर के साथ कनेक्ट होता है, और इसमें फिर क्या होता है, रिमूव द कैप, ठीक है, इंसर्ट द इनहेलर इनटू द स्पेसर. मैकेनिज्म आपका वही है कि ब्रेथ आउट किया, उसके बाद आपने उसको साथ लगाया स्पेसर के साथ, मैंने मतलब उसको शेक किया, इसके साथ लगाया, एंड देन मैंने उस पेशेंट को कहा कि डीप इंस्पिरेशन, ट्राई टू होल्ड फॉर 10 सेकेंड, एंड देन एक्सहेल. वेयर नहीं, वेयर इनसाइड द स्पेसर. नहीं आउटसाइड. एवरीबॉडी एग्री? उसको तो फिर छोड़ देना ना, अगर उसको उसके एक्सेल अंदर भी करना जाते हैं तो वो वैन लगा हुआ है, वहाँ नहीं जाएगा, वो तो वापस जाएगा ही. आपको सर इनाम. सो 100% एग्री. सो देयर इज अ वन वे वॉल. सो व्हेन यू इंस्पायर्ड इट ओपन, you hold it and then you exhale. प्रॉब्लम हमारी कम्युनिटी में क्या है, मैंने मॉडिफाई किया विद ड्यू रिस्पेक्ट. सर सोलो साहब जो हैं वो इस पर ज़्यादा अच्छी बात कर लेंगे. मेरी मॉडिफिकेशन ये है कि मैं पेशेंट को ये नहीं कहता कि यूँ करें. आई सेड टू पेशेंट होल्ड फॉर 10 सेकेंड एंड एक्सहेल. जब मैं उसे कहता हूँ ना कि यूँ करे, तो वो पता क्या करता है, वो मेरा पेशेंट करता है, वो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाता है. ठीक है. सो व्हाट आई यूज टू से कि जी आप इसको खींचें, होल्ड फॉर 10 सेकेंड एंड देन एक्सहेल. ठीक हो गया, क्लियर? ये माय मॉडिफिकेशन है, नॉट रिकमेंडेड. एंड स्लोली ब्रेथ आउट करना, वेरी इंपॉर्टेंट. एक नॉर्मल टाइडल का पेशेंट है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल पेशेंट हूँ, मेरे रेस्पिरेटरी नॉर्मल है, तो मैं उसको 6 to 8 कहूँगा. अगर रेट बढ़ जाएगा तो उसको डबल कर लें. क्लियर? बच्चों में स्पेसर से. सर, यही चीज जो बॉटल की
आपने बताइए वो तो होल्ड नहीं कर सकेगी मेडिसिन। एक तो आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा ना, उसका ढकना बंद कर दिया करिए खोल, ये भी तो कर सकता हूँ, लेकिन देखिए बेटर देन नथिंग। ये आपकी गाइडलाइन के अंदर लिखा हुआ है बेटर। अब कॉमन प्रॉब्लम क्या होता है, हम क्या करते हैं, मेरा भी एक्सपीरियंस ये कि पेशेंट बाहर ज़्यादा निकालता है, इंस्पिरेशन नहीं वो करता, इंस्पिरेशन एंड होल्ड, ये प्रोसेस चाहिए मुझे मिनिमम 10 सेकंड। और ये ज़रूरी नहीं होता कि पहले गो में 10 सेकंड हो जाए, उसका हो सकता है उसको ब्रोंको कंस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा है कि वो 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं रोक पाएगा, लेकिन जूं वो टेक्निक अपनी बेहतर करेगा वो 10 सेकंड वाला टारगेट अचीव कर लेगा। दूसरा ये है कि वो बहुत अर्ली पफ लेता है, एक दफ़ा प्रेस किया एंड देन प्रेसिंग द इनहेलर 2 times ड्यूरिंग इनहेलेशन। अक्सर हम बताते हैं कि एक दफ़ा प्रेस किया 6 दफ़ा खींचा, दिस इज कॉल्ड एज 1 पफ। फिर हम बताते हैं एक दफ़ा प्रेस किया 6 दफ़ा खींचा, दिस इज कॉल्ड एज 2 पफ। बट पेशेंट डू प्रेस ट्वाइस एंड इनहेल 12 टाइम, तो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। एंड आखिरी पॉइंट सर, ब्रीदिंग इन थ्रू द नोज इंस्टेड ऑफ द माउथ। वो तो मसला है कि किसी को एलर्जी है या नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है, स्टफिंगस है, तो वो तो उसके थ्रू नहीं ले सकते। नहीं ना, तो वो से एक और भी है इसके अलावा। एक और भी बहुत है, अब आगे बताते हैं, ये तो बुकिश नॉलेज है। वो इधर हाँ, अब दूसरे मरीज ऐसे भी हैं कि वो इधर स्प्रे कर देते हैं, डीपीआई उनको दिया तो डीपीआई वो खा लेते हैं, कैप्सूल खा लिया जी हमने, तो वो अभी तक असर नहीं हो रहा, ठीक। अच्छा, ये जी सर हमसे अक्सर सवाल पूछते थे वाइवा में, ये बड़े काम की बात है सर, चिम्मा साहब बड़े इंपॉर्टेंट गल है जी मैंने दसन लगे। इनहेलर का कैनिस्टर अगर खाली हो जाए तो कैसे आप हमें बता सकते हैं? उसको पानी में रखें। वेरी गुड, दिस इज़ द बुकिश नॉलेज, वेरी गुड सर। और ये ऐसा ही है, अगर वो टोटल एम्प्टी होगा तो वो फ्लोट करेगा, अगर फुल होगा नीचे बैठ जाएगा, 1/3 होगा तो वर्टिकल खड़ा होगा, हाफ होगा तो इस तरह 1/4। ये मेरे जो बच्चे हैं पहली दफ़ा देख रहे हैं, पहली दफ़ा देख रहे हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। देखें जी, अगर ये फुल होगा तो ये डिप कर जाएगा, अगर टोटली एम्प्टी होगा फ्लोट करेगा, अगर 3/4 होगा तो हाफ ऑफ द वाटर में स्टैंड कर रहा होगा, अगर हाफ होगा तो हाफ आउटसाइड चला जाएगा, ठीक है, अगर 3/4 पड़ा होगा तो ये टिल्टेड चल रहा होगा। ये मोस्टली लोगों को नहीं पता, तो दिस इज़ फर्स्ट टाइम एवर। ये सवाल वैसे सर हमसे पूछते थे वाइवा में, ठीक है, अब हम भी नहीं पूछते ये। अच्छा, ड्राई पाउडर इनहेलर हमने बताया कि ये रिलेटिवली, बट आई बिलीव इट्स अ मिथ ब्रेकर इन पाकिस्तान, इन आवर कम्युनिटी, सो वी रिकमेंड इट मोर देन द रिक्वायर्ड। बट ये है कि इसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इट ऑल डिपेंड ऑन द इंस्पिरेटरी फ्लो ऑफ द पेशेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको अंडरस्टैंड किया करना चाहिए। ओल्ड एज में हम अक्सर देखा लोग रिकमेंड कर देते हैं, लेकिन पेशेंट इज़ अनएबल टू टेक बिकॉज उसका इंस्पिरेटरी फ्लो ही नहीं है, तो कोशिश करें कि उसको स्पेसर के साथ दे दें तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये इसके डिफरेंट डिवाइसेस हैं, डिस्कस है, रेवोलाइजर है, साई इनहेलर है, नेक्स्ट इनहेलर है, ब्रीज इनहेलर है। मैकेनिज्म इनका तकरीबन ठीक है। जब हम एको हेलर की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि जो डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर एक ऐसा फंक्शन है कि व्हेन यू इनहेल इट, व्हेन यू सक इट, सो जो डिवाइस है वो कपल है विद द कॉइल। आप सक करते हैं तो वो जो कॉइल है वो उसको पीछे से पुश करता है और उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। कैन यू रिमेंबर एनी इनहेलर लाइक दिस? एनी डिस्कस एनी अदर फोस्टर नेक्स्ट इनहेलर, सो दिस इज़ अ टेक्नोलॉजी इन दिस, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि इंस्पिरेटरी फ्लो अगर थोड़ा लिमिट भी है तो ये डिवाइसेस उसको इंक्रीज कर देंगे वेलोसिटी को, सो दैट डिलीवरी बेहतर हो जाए। चलिए हम डिस्कस से स्टार्ट करते हैं। यू होल्ड इट लाइक दिस इन वन हैंड एंड आप थंब से उसको ओपन करते हैं। एवरीबॉडी रिमेंबर डिस्कस वैसे ही अब आज आपको दिखा भी देंगे। और हाँ बिल्कुल ठीक है, ओपन करने के बाद इट लुक्स लाइक स्टिक्स, ठीक है। फिर एक लीवर है, इसका लीवर को आप पुश करते हैं, ये बैक जाके लगेगा तो आवाज़ टिक की आएगी, बिल्कुल ठीक है। आप इसके बाद दोबारा खुद आप खींच के दोबारा पुश करेंगे तो आप डोज वेस्ट कर देंगे, ठीक है, ये याद रखें। सो जब आपने लोड कर दिया है, अब आपका अगला प्रोसेस क्या है, इसको इनहेल करना। और जब इनहेल करना है तो सबसे पहले क्या करना है, याद रख लें, ब्रेथ, बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल ब्रेथ आउट, क्लियर। फिर इसको मुंह के साथ लगाया एंड इनहेल किया एंड होल्ड किया, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद
सबसे इंपॉर्टेंट काम, जब भी ड्राई पाउडर इनहेलर लेना है तो क्या करना है, उसको कुली कर लेंगे। रिंस योर माउथ एंड स्पिट इट आउट। क्लियर, वेरी गुड। एंड एट द एंड यू विल क्लोज इट। जब आप इसको क्लोज करेंगे ऑटोमेटिकली ये अनलोड हो जाए, और उसका काउंटर आगे चला जाए। अच्छा, नेबुलाइजर वेरी फेमस, एवरीबॉडी नोज। इसको ओपन किया, इसके अंदर कैप्सूल डाला, इसके पिन होती है वो पंक्चर करती जी। है उसको और उससे पाउडर निकलता है। जब आप इसको, और याद रखें इसका एक कलर्ड होता है, एक कलरलेस होता है। जो कलरलेस होता है वो नीचे आना चाहिए, सो दैट आप देख सकेंगे पाउडर जो है वो उसने यूज़ कर लिया पेशेंट के नहीं। आपने जो ही इसको क्लोज किया, इसकी एक नीडल आती है और इसको पंक्चर कर देती है। उसके बाद प्रोसेस फिर क्या करेंगे, ब्रीथ आउट, माउथ में रखा। इसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप ऐसे करेंगे तो हो सकता है उसकी डिलीवरी अच्छी ना हो। तो आप कोशिश करें कि फेस को डाउन करें, इसके साथ लगाया, होल्ड फॉर 10 सेकेंड, ब्रेथ आउट एंड देन रिंस योर माउथ विद वाटर, स्पिट आउट। ओके, सेम कंसेप्ट। उसके बाद आपने कैप्सूल को डिस्कार्ड कर देना है। दिस इज ओल्डर इनहेलर, रिलेटिवली चीपर रोटाहेलर था। इसका कंसेप्ट पता है आप लोगों को? इसमें कैप्सूल डालना है, मैं बताता हूँ। कैप्सूल आप इस वाले पॉट में डालेंगे, ये देख सकते हैं आप लोग, इसमें कैप्सूल डालेंगे। क्लियर? सो आप इसको जो ही रोटेट करेंगे कैप्सूल ओपन हो जाएगा। एंड देन प्रोसेस क्या, ब्रेथ आउट, इनहेल, होल्ड, अच्छा, इसमें सर ये जो स्टेरॉइड्स हैं, इनहेलर्स, ये साबुन के लिए कुली करती है, कोई भी हम आइडली विद द स्टीरॉइड। तो वी हैव टू रिंस आवर माउथ। आई विल से कि हर डिवाइस के साथ, लेकिन हाँ कर लें बेहतर, लेकिन प्रेफरेबली विद द स्टीरॉइड। अच्छा, दिस इज द ज़्यादा ये कंबाइंड ही आ रहे हैं। यस कंबाइंड यार, वो कंबाइंड ही रिकमेंडेड है, बिल्कुल रिकमेंडेड भी कंबाइंड। फॉस्टर नेक्सटेलर अ वेरी फेमस ड्रग, और इसमें इसकी ब्यूटी ये है कि आपको पता है कि जब आप एस्थमा में ड्रग देते हैं, राइट नो द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर एस्थमा इज इनहेलर स्टेरॉइड। यस ICS। दो प्रेफरेंस है, हम कभी इस पर बात करेंगे। दो प्रेफरेंस दे दी गाइडलाइन ने। एक, आपका पेशेंट बड़ा डरता है कि डॉक्टर साहब नहीं मैं इनहेलर नहीं लेना, तो कहता है जी ठीक है आप साबा ले लें। लेकिन वेन एवर यू नीड साबा यू नीड ICS। ज़्यादती उसके साथ भी है, तो लिहाजा वो मैं पाथवे कभी नहीं पढ़ाता। तो पाथवे यही है कि आप ICS प्लस साबा दोनों को कंबाइन लेके चलें। सो दिस इज़ अ इनहेलर विच हैज़ द बोथ प्रॉपर्टीज़। सेम इशू, जब आप इसको ओपन करते हैं तो आवाज़ आएगी टक, एंड जब दिस यू विल हियर दिस साउंड, इसका मतलब है आपकी मेडिसिन लोड है। अगला मैकेनिज्म वही है, अगला मैकेनिज्म आप लोग खुद बोलेंगे मेरे साथ। पहला क्या काम करेंगे, सांस को ब्रेथ आउट, अटैच योर लिप्स एंड देन इनहेल्ड, होल्ड फॉर 10 सेकेंड, एंड देन clear, and at the end rinse your mouth and spit it out. very good, excellent. on breeze ये एक ज़माने में हम यूज़ करते रहे। इनके जो साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं ये वाली एरियाज, इसको आप प्रेस करते हैं तो नीडल निकलती है। बाकी कंसेप्ट वही है, समझ गए? यूँ ही आप इसको प्रेस करेंगे नीडल निकलेगी, कैप्सूल पंक्चर होगा। कैप्सूल इसमें हॉरिजेंटली पड़ा हुआ है, इसमें डालना पड़ता है। हाँ जी, यानी ऊपर से कैप उतारा, कैप्सूल हॉरिजेंटली डाल दिया और उसको साइडों से पंक्चर किया। उसके बाद आपने प्रोसेस वही किया जो हम बता रहे हैं। ठीक हो गया? अभी तक ये रोटा क्या किया इसमें? हाँ जी, रोटा कैप वही है, उनकी शेप डिफरेंट, एक उसमें वर्टिकली जाता है, इसमें हॉरिजॉन्टली जाता है। अच्छा, नेबुलाइजर, व्हेन यू यूज नेबुलाइजर, Whenever there is obviously bronchospasm and these are audible. जहाँ पे वो इनहेलर सही यूज ना कर सके। एक्सलेंट। सो अभी तक मैं दो बातों से एग्री कर रहा हूँ। आपने कहा एमरजेंसी, आप कहते हैं अनएबल टू टेक, यहाँ के बच्चे हो गए, एक्सट्रीम ऑफ एज हो गया, एक्सट्रीम द फेज। क्लियर हो गया, एग्रीड। कॉमन सेइंग इज इफ यू नीड अ नेबुलाइजर यू नीड अ डॉक्टर। सो नेबुलाइजर शुड नॉट बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर होम रेमेडी, ये याद रखें। यहाँ सबने घर में रखे वो जो है that can cause tachycardia and A lot of the disturbing, so you should avoid. अच्छा, a lot of nebulizers are there in the market. Ideal nebulizer इन सब में होता है अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर, बिकॉज इसके जो मिस्ट होते हैं ना वो सबसे प्रॉपर मेडिकेटेड टाइप होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज़ वेरी कॉस्टली। इवन हमारे गवर्नमेंट सेटअप में भी हम इसको यूज़ नहीं करते। तो सबसे कॉमन यूज़ करने वाला वही है जो हमारा जेट नेबुलाइजर है, चीप है, इजी टू यूज़ है, एंड डिलीवर विद
MDI और DPI दोनों चीज़ों के साथ डिलीवर कर सकता है। इसकी जो एसेसरीज़ हैं उसमें आप देख रहे हैं मेन इंजन, जिसको हम कंप्रेसर भी कहते हैं। ये वाइट कलर के स्मॉल क्या लिखे हुए इन्होंने, आपने देखे कभी? ये जो सेकंड बताया इसने, बाहर में इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन से यूज करते हैं। नहीं ये क्या, व्हाट इज दिस? ये लिखा एयर फिल्टर। एयर फिल्टर, यस, देयर आर इन एयर फिल्टर परहैप्स टू अवॉइड मिशन। यहाँ कोई नेबुलाइजर है, कोई नेबुलाइजर है? लाइजर। अच्छा, आप सब लोगों ने नेबुलाइजर तो यूज़ करते हैं, फिल्टर देखा कभी इसका? हाँ जी, फिल्टर मैंने देखा, सही से बताना है। मैंने देखा। मेरे जो नेबुलाइजर है उसके साथ लगा हुआ है, हाँ नेबुलाइजर में होता है। अच्छा जी, लेकिन उसको साफ करना पड़ता है। अच्छा चले, हम इसको अभी नहीं दिखाएंगे, एंड पे आपसे कहेंगे इसमें ढूंढे कहाँ लगा हुआ, अभी रख दें, बाद में हम दिखाते हैं। सो एवरी नेबुलाइजर हैज़ अ फिल्टर, बिकॉज ये हवा कहाँ से ले रहा है? बाहर से ले रहा है ना, तो उसको फिल्टर से ही जाएगी। तो फिल्टर लगाने का मकसद क्या है? ताकि पोल्यूटेड एयर जो है वो ना जाए। तो इसका मतलब है आपका नेबुलाइजर आपने लिया 6 महीने हो गए हैं, वो आप कंपनी वाले के पास चले गए या उसको रो रहे हैं जिस दुकान से लिएगा, नहीं जी ये तो दे ही नहीं रहा सही फ्यूम्स, चौक हो जाता है ना, चौक हुआ पड़ा है। चौक हो जाता है। आज जाके खोल के देखिएगा सारा, वो ब्लैक हुआ होता है। इट शुड बी रिप्लेस्ड आफ्टर 6 मंथ मिनिमम और डिपेंड अपॉन द यूटिलाइजेशन। फिर नेबुलाइजर कप होता है, अडॉप्टर है, फिर कनेक्टिंग होज है, अडल्ट मास्क एंड चाइल्ड मास्क है। हमने सवाल पूछा कि इनहेलर को क्लीन करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह है भी जी सर। ये किसने जी सर कहा? हमने कंसेंसस किया था नो सर, बिल्कुल किया था। और ये वो बात है जो आप लोगों ने मुझे पढ़ाई। सो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग दिस टॉक आई कम टू नो यू हैव टू क्लीन द इनहेलर टू। अंदाज़ा कर लें, ठीक है। पहला, जब भी कोई स्टेप करना है आपने, ऑलवेज वॉश योर हैंड, एग्रीड। सेकेंड स्टेप, कैनिस्टर को आपने रिमूव कर दिया, कैनिस्टर को वॉश नहीं करना, कैप को रिमूव किया, हॉट वाटर वार्म वाटर आपने ओपन किया, उसके साथ इसको इस फॉर्म में आपने इसको क्लीन किया एंड देन अपसाइड डाउन किया। टाइम लाइन देखी जाए 30 सेकेंड 30 सेकेंड। देन ये क्या कर रही है विद अ टूथपिक, कैसा है? तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू पीपल, अदरवाइज तो हमने ऐसी ज़िंदगी गुजार देनी थी। सो आई वॉज वेरी सरप्राइज कि यार हम नॉलेज भी हैं माशाल्लाह, इस लेवल पे भी पहुंच गए हैं। तो आज मुझे पता लगा कि टूथपिक भी यूज़ करनी है। ये वो एरिया है जहाँ से जो है ना ड्रग निकलती है, और ये अगर ब्लॉक हो जाए तो डिलीवरी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। यूज करने के बाद आफ्टर अ वीक एवरी वीक। अच्छा जी, उसके बाद एक इस तरह का पेपर पे इसको हमने अप्स एंड डाउन रख लिया, एयर ड्राई होने लिया एंड हमने इसको रीयूज़ कर ली। अच्छा, यहाँ पे क्लैपिंग बनती है, बार्किंग बने ना बने तो ठीक है। अच्छा, और द होल क्रेडिट गोज़ टू यू पीपल। देखिए मैं ना आई लव टू स्टडी बाय द वे, अपडेटेड नॉलेज ये वगैरह। तो आप ये ना ये वर्कशॉप होती ना मुझे इस बात का पता लगता। और अक्सर पेशेंट हमें कंप्लेन करते हैं, सर ये 2 हफ्ते बाद जो इनहेलर है ना वो काम नहीं कर रहा, तो वो तो अंदर जैम हुआ पड़ा है, उसको करेंगे क्लीन तो साफ़ हो। अच्छा जी, स्पेसर कैसे क्लीन करना? उसको रिंस करना है। रिंस करना। कोशिश करें ऐसी चीज़ यूज़ ना करें जो अंदर स्टैटिक चार्ज को डिस्टर्ब करे, ठीक है। सो हैंड वॉश किया, उसको हमने सोपी वाटर में 15 मिनट्स के लिए रखा, फिर उसको हमने क्लीन वाटर से क्लीन किया एंड उसको एक्सेसिव जो उस पर वाटर था उसको शेक किया एंड देन हमने उसको एयर ड्राई होने दिया। इसके अंदर कपड़ा नहीं मारना। वाई सो? उसकी कोटिंग जो है वो डैमेज हो जाएगी। वेरी गुड, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कोटिंग है, वो डैमेज हो जाएगी एंड मेडिसिन जो है वो उसके साथ लग जाएगी। एक्सीलेंट। हाउ टू यूज़ अ नेबुलाइजर। ये इसके कंपोनेंट हैं। मेडिसिन कप, एक कप की अपर साइड है, ये वो है जिस पे मेडिसिन जाती है, एग्रीड। ये टॉप पीस है, ये मास्क है, ये ट्यूबिंग है, ये कंप्रेसर है। इसके साथ एक और चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। सो पहला काम क्या है कि आपको डॉक्टर ने बताया कि 2 ml ऑफ फलां थिंग यू हैव टू पुट इन द मेडिसिन कप, एग्रीड। ऐसे ही है स्टेप। नेक्स्ट में क्या हुआ, आपने उसको क्लोज किया, उसके बाद उसके साथ मास्क लगाया एंड देन ट्यूबिंग कनेक्ट की
उसको आपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पोजीशन में रेडी किया। और इसमें एक फॉल्ट है, कोशिश ये कीजिएगा कि आपकी पोजीशन जो है वो स्ट्रेट ना हो, लाइन पोजीशन में ना हो। उससे क्या होगा, चैम्बर से फ्यूम्स कम हो जाएंगे। जितना वो अपराइट पोजीशन में होगा उतने फ्यूम्स ऑप्टिमल निकले, ठीक है। और पेशेंट इस पर नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहा होगा। बट इट इज़, ये आपने देखा कभी आपके नेबुलाइजर, ये मिलता है नेबुलाइजर में, देखिएगा जब आपकी उसकी किट में पड़ा हुआ है ना। कभी नहीं हमने यूज़ किया ये। जस्ट लाइक का चैम्बर इस तरह का होता है, इसके नीचे चैम्बर होता है, वो सब कुछ मेडिसिन की, और आगे से इसका फेस इस किस्म का होता है। सो यू हैव टू पुट इट इन योर माउथ, लिप्स क्लोज, और नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करें। सो वी नेवर यूज दिस, बिल्कुल आपने ठीक कहा। एंड ही इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर वाइल यूजिंग द नेबुलाइजर। एंड हाँ जी, आप इसको माउथ में होल्ड कर लेंगे और ये इजीली इनहेलेशन कर लेता है, ठीक है। एंड यू कैन डू योर वर्क वाइल यू आर डूइंग nebulization. What we can use through this nebulizer, we can use salbutamol 1 ml. अगर आपने ड्रॉप्स देने हैं तो 16 ड्रॉप भी होते हैं ना, ठीक हो, 1 ml. इप्राट्रोपियम 1 ml, और अगर क्लाइनल यूज़ करें तो 1 एम्प्यूल 2 ml, उसको 800 माइक्रोग्राम बनता है। इसको हाफ भी कर सकते हैं बाय द वे, ज़रूरी नहीं कि 1 एम्पूल पूरा आपने यूज़ करें। बच्चों में ये तो डिपेंड करते हैं, हाँ बच्चों में डोज कम हो जाती है ना, अडल्ट में हाँ जी 1 ml हो जाएगा। क्लियर हो, 1/4 भी हो सकती है, 1/4 1/3 भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन द एज ऑफ द पेशेंट, ठीक है। सो अगर मैं समराइज़ करूँ, वॉश योर हैंड, रिमूव द कनिस्टर, कैप को आपने बाहर निकाला, ऐसे ही स्टेप्स, एक साइड क्लीन की, सेकंड साइड क्लीन की, फिर टूथपेस्ट से उनको क्लीन किया टूथपिक से, एंड उसके बाद आपने इसको यूज़ किया। स्पेसर को हम ऑलरेडी बता चुके हैं, उसको 15 मिनट्स के लिए सोप वाटर में, देन सिंपल में, उसके बाद उसको हमने ड्राई करना है, एयर ड्राई करना है, कपड़ा हाथ अंदर नहीं मारना। नेबुलाइज़र थ्रू द सेम टेक्निक आपने उसको ओपन किया, देन उसमें सोल्यूशन डाला, उसके बाद ट्यूबिंग कनेक्ट की, एंड यू हैव यूज दिस नेबुलाइजेशन, एंड दिस इज़ ऑल। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा के साथ आगे कोई चीज लगा के साफ कर, नो वो तो आप न्यू निकालेंगे ना। देखें आपने न्यू निकाल के पॉइंटेड एंड से आप उसको क्लीन करेंगे। यस, स्लीव से बेहतर जो जहाँ पे वो कनेक्ट होता है ना, वहाँ पे एक डॉट होता है, आपने कभी अभी ओपन कीजिएगा ना इनहेलर, मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ से इसको क्लीन कीजिए। अच्छा, एनी क्वेश्चन? हाँ, ऐसी थोड़ी सी बतानी हर चीज़ें सर, ये तो दिखानी है, बतानी नहीं हमने, दिखाते ही। नेबुलाइजर है, एवरी नेबुलाइजर एज अ फिल्टर सर। सोलो सो एक मिनट, नो 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 यू कांट। एक मिनट, लेट मी आंसर। देखें, जब आप पल्स ऑक्स की बात करते हैं और सीओपीडी की बात करते हैं, दोनों को डिफ्रेंशिएशन करने के लिए, तो आपको एक बात मैं बड़ा क्लियरली बताऊं कि सीओपीडी में जो सेवेरिटी ऑफ डिजीज़ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन विद द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। डिड यू गेट माई पॉइंट? पेशेंट विल नेवर कम टू यू इन हाइपोक्सीमिक फेज, वेरी रेयरली। वो हाइपरकार्बिक होता है, वो ड्रॉजी हो जाता है। जो एस्थमा वाला पेशेंट है वो इस लेवल पे स्टेज पे होता है कि वो हाइपोक्सीमिक आए, यूजुअली वो भी बहुत कम आता है, वो हमारे पास इमरजेंसी में लैंड करेगा, क्योंकि जब वो हाइपोक्सीमिया होगा तब वो एग्जॉस्ट कर जाएगा, इतना टाइम नहीं होता। दोनों में डिफ्रेंशिएटिंग फीचर क्लिनिकल है, एज ज़्यादा है, स्मोकिंग हिस्ट्री है, वीजी चेस्ट, 2 वीजी चेस्ट फेवर्स एस्थमा, डजंट मीन कि सीओपीडी में नहीं होता, ठीक है। और सीओपीडी में सिक्रीशन ज़्यादा होती हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वाला फीचर होता है, ठीक है। तो कभी भी हम पल्स ऑक्स को मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा टू डिफ्रेंशिएट। जिस वक्त आप पल्स ऑक्स पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका मतलब बहुत टाइम आप लोगों ने लगा दिया, फिर तो पेशेंट अगर आप हाइपोक्सीमिक में हुआ तो वो सीओपीडी वाला हाइपोक्सीमिक के साथ हमेशा हाइपरकार्बिक होगा, फिर वो गया, फिर नहीं वो सर्वाइव करता। अच्छा, एक सवाल आपने था वो उसका फिल्टर का, वो दिखाना है सर, वो बताना नहीं। Usually, a COPD patient is always symptomatic all the time, usually in comparison with asthma. हाँ, क्लिनिकली बात, हाँ बिल्कुल, उसमें सिम्टम फ्री पीरियड बहुत कम होते हैं। आप उससे फोकस करेंगे ना तो वो ये बिल्कुल कहेगा, डॉक्टर साहब दवाई लूँ तो मैं ठीक रहता हूँ, दवाई बंद करूँ तो लामत होती है। एस्थमा वाला कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब, फलां मौसम में मुझे दवाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये इनिशियल बात हो रही। हाँ, एंड में जब वो ट्रीटमेंट नहीं लेता तो जो एस्थमा भी है वो भी रीमोल्ड करके सीओपीडी बन जाता है। हाँ जी, अच्छा सर, ये
What other medicines can be used in the nebulization? A lot of Magnesium देखिए मैग्नीशियम सल्फेट बिल्कुल हमारे यहाँ रिकमेंडेड नहीं है. ट्रांजामिन वी कैन यूज़ इट. टोब्रामाइसिन, जेंटामाइसिन, ये एंटीबायोटिक है जो, हाँ जी, ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है. दीज आर द ड्रग विच वी यूज़ इन सूडोमोनास कोलोनाइजेशन इन पेशेंट विद ब्रोंकिएक्टेसिस. सो ये हम यूज़ करते हैं. म्यूकोलिटर साशे मिलता है. नो, पाकिस्तान में अवेलेबल है. हमें अगर मंगवाना पड़ता है तो बाहर से मंगवाना पड़ता अच्छा ये बताएं कि डेक्सामेथासोन नेबुलाइजर चैम्बर में यूज हो सकता है. याद रखें, एपिनेफ्रिन की दो चीजें. नो, ये याद रख लें, जो ड्रग आपकी बनेगी ना नेबुलाइजेशन फॉर्म के लिए, वो उसके लिए स्पेसिफिकली बनेगी. अगर आप उसको ये यूज़ करते हैं जो हम रूटीनली यूज़ करेंगे, तो ये सारी जो होती हैं मेडिकल ग्रेडेटेड नहीं होती. याद, ये वर्ड ज़रा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि इनका साइज पार्टिकल उतना नहीं होता. तो ये सबसे बड़ी ये मेडिसिन जो होती है दैट इज इन एक्टिव फॉर्म और इट इज मेटाबोलाइज्ड बाय द लिवर एंड देन इट एक्ट. नो, इट्स बेसिकली द साइज ऑफ द पार्टिकल. पार्टिकल्स का फर्क होता याद रखें. वी आर यूजिंग दिस स्टेरॉइड, इट इज इन प्रो फॉर्म व्हेन वी आर इनहेलिंग. It will be effective in the same pro form or it is metabolized first by the liver and then it नो. इनहेल जो है वो इनहेलर वो लोकल इफेक्ट कर डायरेक्टली इफेक्टिंग. अच्छा, ये ज़रा एक कंसेप्ट मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ. dexamethasone, if we nebulize with dexamethasone, it will also directly affect on the How we can say, because it is not medically graded to that size. Medically graded का कंसेप्ट समझ लें. मेडिकली ग्रेडेड अगर इसका प्रॉपर नहीं होगा तो ये सब ऑप्टिमल पेनिट्रेशन कर दिया. क्लियर कंसेप्ट, ग्रॉसली बता रहा हूँ. अगर साइज ऑप्टिमल नहीं है तो वो सब ऑप्टिमल पेनिट्रेशन है. अगर साइज ज़्यादा है तो सुपरा ऑप्टिमल पेनिट्रेशन है विच लीड्स टू अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन. ये जेहन में रख लें. तो जितने भी लोग, कुछ लोग यूज़ करते हैं इन ड्रग्स को फॉर ट्रायल पर्पस और एक्सपीरियंस बेस के, जी हम यूज़ करते हैं. सबसे कॉमन साइड इफेक्ट इन ड्रग्स का जो कि आईवी दी जाती है, उनको नेबुलाइज फॉर्म में आप लोग यूज़ करते हैं, सबसे कॉमन साइड इफेक्ट ब्रोंकोस्पैज्म है एंड यू गेट स्टक. सो दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड. म्यूकोलिटर साशे फॉर नेबुलाइजेशन फॉर्म इज़ अ डिफरेंट वन. मैंने इसको 2-3 दफा ट्राई किया है लेकिन स्पैज्म रिलीफ मैंने बिफोर यूजिंग नेबुलाइजेशन आई हर्ड व्हीज बट आफ्टर नेबुलाइजेशन आई हर्ड दैट. देखें, जब आप इतनी डोज यूज़ करेंगे कुछ ना कुछ तो इफेक्टिव होगी. डोज कंपैरिजन करें ना. हम नॉर्मल करते हैं 800 माइक्रोग्राम या 400 माइक्रोग्राम. आप डेक्सा यूज़ कर रहे हैं तो उसका लेवल क्या है? तो डिफरेंस तो मुझे वही बात है आपकी वाली कि इसके लिए तो वो इजाद ही नहीं हुआ. व्हाट अबाउट एपिनेफ्रिन इन ग्रुप? सर ये देखें, आप एक्सपीरियंस या ट्रायल बेसिस पे करना चाहिए. मैं इसको रिकमेंड नहीं कर सकता बिकॉज भी तो यही करते हैं, ट्रायल करते हैं. नो सर, वो ट्रायल करके फिर मेरी बात सुने. क्वेश्चन इज मैं बताता हूँ सर. अब अच्छा, तुसी जरा उन्होंने मैंने जवाब तो दे लेना. अच्छा, जवाब इसका ये है, मैं आपको जवाब. देखिए, जब वो ड्रग हमें देते हैं ना कि म्यूकोलिटर साशे नेबुलाइज करना है, आपको पता है वो म्यूकोलिटर नेबुलाइजर साशे डिफरेंट होता है. वो ये वाला नहीं है जो पानी में डाल के पीना है. अच्छा, जब आप कहते हैं ना कि जेंटामाइसिन नेबुलाइज करनी है, वो डिफरेंट है. वो नेट पे आप देखें कि वो नहीं, वो होती है ना ब्रोंकिएक्टेसिस में देते हैं, या टोब्रामाइसिन देते हैं, लेकिन वो साइज़ ही डिफरेंट है. वो गोरे ट्रायल उन्हीं पे करते हैं जो कि रिक्वायर्ड होती है, तभी फिर हमें बता. चीज बनी है जिस चीज के लिए वही होगी. हाँ, ये तो ऐसे ही डीपीए में खाने लग पड़ा. मैग्नीशियम सल्फेट का भी यूज करते हैं. मैग्नीशियम सल्फेट इट कैन बी यूज इन सीवियर स्पैज्म, बट ये अभी हमारे पास नहीं अवेलेबल है. सर, ब्रोंकोएस्मा में स्टेरॉइड यूज किया तो पेशेंट रिस्पॉन्ड कर गया, क्या हम उसको ये कहें कि इसको बिफोर द ईयर इस्तेमाल करना है या इसको इंटरमिटेंट इस्तेमाल करना है? There are 3 types of treatment in asthma. ठीक है, one is short term step up, one is intermittent, one is long term. जो शॉर्ट टर्म स्टेप अप होता है वो ये है कि मैं अस्थमा का पेशेंट हूँ और मैं एक ऐसी जगह पे एक्सपोज हुआ जहाँ पेन था और मैंने उस पेन को वजह से मुझे अस्थमा ट्रिगर हो गया. मैंने कहा ये फॉर एग्जांपल फॉस्टर इनएक्सहेलर है, आप 2 दिन के लिए थ्राइस अ डे यूज़ करें और उसके बाद नॉर्मल रूटीन पे आएँ एंड देन फॉलो मी आफ्टर 4 वीक्स. रिस्पॉन्स टाइम इज़ 4 वीक्स, याद रखें. एक ऐसा पेशेंट है जिसको फ्लू हो गया, फ्लू के बाद उसका जो अस्थमा था वो ट्रिगर कर गया, उसको मैं 2 वीक्स तक स्टेप अप करूँगा बट फॉलो आफ्टर 4 वीक्स. एक ऐसा पेशेंट है जिसका अस्थमा मेरे डिस्पाइट नॉर्मल ट्रीटमेंट पे कंट्रोल नहीं था तो मैं उसको स्टेप अप कर दूंगा, फॉलो अप आफ्टर 4 वीक्स. मैं अस्थमा के ट्रीटमेंट को 3 फेजेस में डिवाइड करता हूँ. दिस इज़ माई ओन मॉडिफिकेशन, याद रखें गाइडलाइन इस तरह नहीं करती. मॉडिफिकेशन क्या है कि आई ट्रीटेड इज़ लाइक कीमोथेरेपी. इंडक्शन फेज़, पहला फेज़ वो होगा जब पेशेंट मेरे पास आएगा और मैं उसको सुपरा ऑप्टिमल ट्रीट करूँगा टू हैव
ऑप्टिमल रिजल्ट टू हैव गुड कंप्लाइंस। समझ गए मेरे वर्ड को? अगर मैं गोरों की बात मानूंगा और स्टेज 2 को स्टेज 2 पे ट्रीट करूंगा तो मुझे उसका रिस्पॉन्स टाइम भी 2 वीक्स चाहिए। मेरा पेशेंट एडा चंगा नहीं है, वो कहना डॉक्टर साहब मैं ठीक नहीं, स्टेप अप करूंगा, ठीक है, बाद में स्टेप डाउन। समझ गए? बिल्कुल ठीक। सो मेरी स्ट्रेटजी ये है टू हैव अ गुड कंप्लाइंस ऑफ द पेशेंट, आई विल हैव ट्रीट द पेशेंट एट द लेवल 3। गाइडलाइन ये नहीं कहती, गाइडलाइन कहेगी लेवल 2 पे ट्रीट करें। एंड देन आई विल कॉल द पेशेंट आफ्टर 4 वीक्स। 2 ऑप्शन आई हैव, improved, step down, deteriorate, again step up. Usually they improved, and then I do, and I step down the treatment. This is 2nd month. 3rd month I maintain the treatment. 4th month I taper it off. ये जो स्टेप अप की वजह से मैंने इसको 4 महीने पे लेके गया। गाइडलाइन ऐसे नहीं कहती, गाइडलाइन 3 मंथ्स का कहती है। आपने पहले ट्रीट किया, मेंटेन किया एंड स्टेप डाउन किया। कंसेप्ट क्लियर? Thank you so much. Thank you. Thank you very much, sir. Muhammad Irfan Malik Sahab, thank you very much for such a nice, informative, impressive lecture, and no doubt we have full command on your subject. Now I would like to invite our expert, Professor Dr. Salatullah Khan Sahab. Please come. Bismillahirrahmanirrahim. This is a great pleasure for me to be here, and you know that कि इस सोसाइटी की बहुत खिदमात हैं और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी मेडिकल एजुकेशन। व्हाट इज़ मेडिकल एजुकेशन इज़ दैट वी लर्न फ्रॉम ईच अदर, और हाइट ऑफ नॉलेज ये है, हाइट ऑफ जो एजुकेशन वो है टॉलरेंस, कि हमें एक दूसरे की बात जो है बड़े गौर से सुननी चाहिए, उसको ऑनर करना चाहिए और उसको वैल्यू देनी चाहिए। ये मेडिकल प्रोफेशन में ये बाइलेटरल है, वी लर्न फ्रॉम यू एंड यू लर्न फ्रॉम। तो सबसे पहले तो मैं चीमा साहब का शुक्रिया अदा करूँगा। चीमा साहब इज़ ए ग्रेजुएट ऑफ 1971। आई एम ए ग्रेजुएट ऑफ 79। तो उसके बाद मैंने फेलोशिप की 82 में, दैन फिर मेडिसिन में की, फिर डिप्लोमा किया, फिर MCPS, एंड देन आई रिमेंड इन किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज एज असिस्टेंट एसोसिएट इलाम इकबाल में, एंड देन आई रिटायर्ड फ्रॉम 2014 में फ्रॉम प्लेस वेयर इरफान इज़ वर्किंग। अब इरफान साहब जो हैं करीब प्रोफेसर बनने वाले हैं, इनको पेश की मुबारकबाद देनी चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये है कि बहुत मेरे वाकिफ़ चेहरे हैं। मैं इस आप लोगों से जो एसोसिएशन है मेरी, वो बहुत पहले की है, मेरा 40 साल हो गए हैं। कि पहले बशीर मेडिकल सेंटर में हम करते थे, फिर बहुत लोग इधर मौजूद हैं। इंडिविजुअली फैसला नाम लेना जो है हर एक का जो है ना बड़ा मुश्किल है। इंडिविजुअली मैं नाम लूँ, मेरे ख्याल से 2/3 को मैं पर्सनली जानता हूँ, और उनके क्लिनिक्स कहाँ पे हैं और उनकी आपस में इंटरेक्शन है हमारी। तीसरा जो चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, और अभी डॉक्टर साहब ने जो बात की है और बड़ा अच्छा एक्सप्लेन की है डिफरेंट चीज़ों को, तो हम इसको आगे लेके चलेंगे। और जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं आई थिंक वी शुड डिस्कस देम। इन्होंने काफ़ी बेस बना दी है हमारी, और पहले भी ये लेक्चर आपको देते रहे होंगे। यहाँ पे एक डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो मेरे एक टीचर थे, डॉक्टर तालिब माक, और मैंने इनसे एनाटॉमी पढ़ी किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में, और मुझे अभी तक याद है कि किस तरह ये फिबुला की सर्फेसिस और ये सारा बड़ा, ये वेरी सीनियर फैमिली फिजिशियन, इट्स वेरी आपको देख के जी बड़ी खुशी होती है माशाल्लाह। जहाँ भी ये मिलते हैं, अब तो इनके बच्चे भी डॉक्टर बन गए हैं सारे, मैं देख रहा था वो सारा वो प्रोग्राम वगैरह। जी वही प्रेजेंटेशन देंगे। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, आप अब सब्जेक्ट पे आते हैं। सब्जेक्ट जो है वो हमारा है एस्थमा एंड COPD।
आल्दो जिस तरह मेंशन किया है ब्रोंकिक्टिसिस भी आपकी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ करती है और भी कुछ करती हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस ये फला, लेकिन हम दो पे कन्फाइन करेंगे, एस्थमा एंड COPD। अब किस तरह पहचानें? प्रैक्टिकली यही है कि अगर एक पेशेंट आता है और इस तरह ये बात हो रही थी एपिसोडिक, कभी ठीक हो गया कभी ठीक नहीं हुआ। नंबर 1 अनप्रिडिक्टेबल, कि आप किसके पास पेशेंट आया, आपने दवाई दी, ठीक हुआ और बाहर निकला उसे फिर अटैक हो गया। अनप्रिडिक्टेबल ऐसी बीमारी जो कि बिल्कुल आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसलिए कहते हैं दम नाल कोई इलाज नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। दमा का जो कंट्रोल है वो बहुत ज़रूरी है, और फैमिली फिजिशंस के बग़ैर आप क्रॉनिक डिजीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप हाइपरटेंशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, COPD को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास जाना है। और फैमिली फिजिशियन ऐसी शख्सियत है या ऐसा वो प्लेस है जिससे कहते हैं कैप्चरिंग, पेशेंट जो है वहाँ पे कैप्चर होता है, पहले उसने उधर ही जाना है। और फैमिली फिजिशियन वो शख्स है कि जो बीमारी में भी देखता है मरीज़ को और नॉर्मल हालत में भी देखता है। हम तो सिर्फ स्पेशलिस्ट जो है वो सिर्फ बीमार होता है हमारे पास आता है, आपके पास नॉर्मल लोग भी आते हैं कि जी मैंने क्या करना है, फ़लाँ जगह अपेंडिसेक्टमी करानी, किधे कुल कराइए, फ़लाँ है ये है कोलिसिस्टेक्टमी करानी। तो आप हेल्थ में भी देखते हैं डिजीज़, वैसे भी आपको मिलने आते हैं लोग आपके क्लिनिक्स में, क्योंकि कम्युनिटी है ना सारी आपको, तो उनका ट्रस्ट बड़ा होता है आप पे। आपने जो उनको गाइड करना है उस पर उसने अमल करना, क्योंकि रिलेशन 1-2 दिन का नहीं होता। आपके मरीज़ बार बार आपके पास आते हैं, हमारा मरीज़ जब चला जाता है चला जाता है, ये बड़ा फ़र्क है। तो ये चीज़, तो खैर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। एस्थमा की तीसरी पहचान जो ये है कि रात को खांसी होती है, COPD में नहीं होती, COPD में अर्ली मॉर्निंग होती। क्यों होती है? वेगल टोन ज़्यादा हो जाती है। एस्थमा में रात को वैसे भी आपके OSA है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये फला, रात को वेगल टोन जब ज़्यादा हो जाएगी, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, खांसी ज़्यादा हो जाएगी एस्थमा में पेशेंट्स को। और टिपिकल जो डेथ होती हैं एस्थमा में वो रात को होती हैं। और आजकल का जो दिन है, आजकल का जो ज़माना है कि पेशेंट जो है वो सख्त सर्दी है, उसको रात को उसको क्या हो गया, वेगल टोन ज़्यादा हो गई, हाइपोक्सिया हो गया, एस्थमा कंट्रोल नहीं था, अनकंट्रोल बन गया। रिलेटिव जो है वो हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार नहीं है, सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी, बाहर नहीं निकलते। तीसरा जो फैक्टर वो आ जाता है कि उसको नेबुलाइज शुरू करते, जिस तरह अभी नेबुलाइजेशन की बात की, व्हेन यू नीड नेबुलाइजर यू नीड ए डॉक्टर। बहुत ज़्यादा डेथ हुई हैं UK में और जगह पे जब ये नेबुलाइज़र का एक्सेसिव इस्तेमाल हुआ। क्यों हुआ? नेबुलाइज़र की गलती नहीं है, इसमें जो चीज़ इस्तेमाल की है उसकी गलती है, दैट इज़ साबा, शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंको डायलेटर। रात को फिर वो डॉक्टर रिलेटिव जो है वो ले नहीं जाना चाहते, सर्दी है बहुत ज़्यादा, पेशेंट हाइपोक्सिक बन गया है। और साथ ही क्या प्रॉब्लम हुआ पेशेंट को कि उसको नेबुलाइज कर रहे हैं, वेंटोलिन, फिर नेबुलाइज किया वेंटोलिन, फिर किया वेंटोलिन, फिर किया, वो पेशेंट जो है रेस्पिरेटरी फेलर में चला गया और डेथ हो जाती। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर्दियों में एस्थमा जो है वो बहुत ज़्यादा डेथ होती है एस्थमा की, और वजह जो है वो इसकी जो नाइट पे हॉस्पिटल ना पहुंचना। और बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा इज स्टिल स्टीरॉयड, ओरल फॉर्म में, इनहेलर में इतने नहीं है। इनहेलर में बड़ी कंट्रोवर्सी है कि आप इनहेल्ड स्टीरॉयड दें ना, एक्यूट अटैक की बात कर रहे हैं, एक्यूट अटैक की बात कर रहे हैं, उसकी भी नहीं कर रहे हैं हम, क्रॉनिक एस्थमा की बात है। यानी तो इसका रोल जो है, उसका जो बेस्ट इलाज था कि उसको अगर उसको पता हो कि भाई मैंने ये करना है, या टेलीफोन पे कंसल्टेशन ले ले, तो वो ओरल स्टीरॉयड का एक कोर्स कर ले। उसकी क्या डोज दे? फ़ौरन जो है उसकी डोज जो है आजकल बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 50 to 60 मिलीग्राम। अब स्टीरॉयड कैसे देने चाहिए? हर चीज़ की ना एक बहुत बड़ा वो है, स्टीरॉयड जो है सुबह के टाइम देने चाहिए, नंबर 1, एक डोज में देने चाहिए, स्प्लिट नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे पेशेंट मानते नहीं है। वेस्टर्न में आप सारे जाएँ एक 60 मिलीग्राम 80 मिलीग्राम दिए, तो डोज जो है 50 to 60। टैबलेट कितनी बनती हैं? 8 टैबलेट ऑफ, 5 मिलीग्राम, हाँ जी, 8 45 हो गया ना, 8 टैबलेट डेल्टा कॉटल स्टैट। लेकिन पेशेंट हमारे, तो उसके लिए क्या नतीजा नहीं, हमने वो नखस किया, मैंने जिस तरह आपकी है कि मेरे पास अगर मैं शाम को प्रैक्टिस करता हूँ, मैं कहता हूँ 2 गोलियाँ आप रात को ले लें, 2 12 बजे ले लें,
बाकी जो डोज सुबह की है ना उसको बड़ी क्लोज कर देते हैं। मॉर्निंग और दोपहर को 4 गोलियाँ, यानी 3 गोली नाश्ते के बाद और 3 गोली 10-11 बजे खा लें। सर आईवी भी दे सकते बड़ा शॉर्ट उसका वो करते हैं जी, आईवी भी और नाइट पे नहीं देनी। नहीं आईवी मैंने कहा आईवी भी दे सकते हैं कोई? जी जी, आपको बता रहा हूँ उसके लिए जो फिर आप जो एक्यूट अटैक है उसमें आईवी और ओरल सुपीरियर है। आईवी आप हाइड्रोकॉर्टिसोन दें तो काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन अमूमन ये होता है कि पहले आप ओरल खिला दें और फिर इसको टीका लगा दें, अमूमन ये जो है। लेकिन उसके आपको बेनुला पास करें ये, लेकिन घर पे पेशेंट सीरियस है और आपकी क्लिनिक पे सीरियस है, आते ही उसको एक्यूट अटैक वाले अस्थमा को, अगर वो कार्डिक फेलर नहीं है, उसको आप 60-50 यानी 8-6 गोलियाँ आप स्टैट दे सकते हैं और बहुत सेफ़ हैं, एंटेरिक है। आप सुबह क्यों देते हैं दवाई? कितनी देर लेगी अगर गोलियां जो देते हैं तो कितना टाइम लेगा उस पे इफेक्ट? जी, रिजल्ट मिलने में रिज़ल्ट मिलने में यह है कि ओरल जो है, जब आप ओरल देते हैं तो पेशेंट्स जो है वो कहते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन जो है इतनी रैपिड होती है एज़ कम्पेयर टू इवन आईवी, कि उसको इमीडिएट हमें नहीं चाहिए, इमीडिएट ब्रोंकोडायलेटर चाहिए, और साथ उसको फिर आप ये शुरू कर देंगे तो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है। तीसरी चीज़ जो है कि हम सुबह क्यों देते हैं स्टेरॉयड? प्रॉब्लम ये है कि बॉडी हमारी स्टेरॉयड प्रोड्यूस करती है मॉर्निंग के टाइम, और बाहर से हम स्टेरॉयड दे रहे होते हैं, तो बॉडी जो है वो पहचानती नहीं कि ये स्टेरॉयड और ये स्टेरॉयड कहाँ से आया, ये कहाँ से आया। तो उस वक्त मैक्सिमम आपकी स्टेरॉयड लेवल होता है, तो अगर उस टाइम देंगे तो उसकी इनहिबिशन नहीं होगी, जितनी बॉडी में कम होगी, ब्लड में कम होगा स्टेरॉयड लेवल, उसकी इनहिबिशन ज़्यादा होगी। तीसरी बात है कि बिल्कुल ना डरें स्टेरॉयड। स्टेरॉइड्स का मैं किताब पढ़ा था, उसमें लिखा था कि स्टेरॉइड इज़ लाइक फायर, घर में आग है, इससे खाना भी पक सकता है और घर भी जल सकता है। तो अगर आप उसका सही इस्तेमाल करेंगे तो आप खाना पका लेंगे, देखा होगा आपने आग, और अगर आग लग गई तो घर तबाह। तो ये डिपेंड करता है कि आप उसका सही इस्तेमाल, और बहुत अच्छी ड्रग्स हैं अगर आप उसको सही इस्तेमाल करें। तीसरा जो है, कितने दिन के लिए देना? इसके बाद ये जो है कि अमूमन जो है 5 to 7 डेज रिकमेंडेड है, और COPD में जो है वो 15 दिन के लिए देने। डॉक्टर साहब नेबुलाइजर बाकी उसको क्लैनिल और उसके साथ वो एटम वगैरह दे दी। हाँ वो आगे फिर बता रहा हूँ, अभी हम अटैक नहीं, हम स्टेरॉइड पे हैं। ओरल में डेक्सामेथासोन जो है, अच्छा, टेंसी जो है वो 25 जो है मोर देन प्रेडिसोन है, तो व्हाई वी आर नॉट रिकमेंडिंग डेक्सामेथासोन? अच्छा, अब आगे आ रहे डेक्सामेथासोन, इस पे बहस भी काफ़ी अभी ये नहीं आपकी वो हुई है। डेक्सामेथासोन जो है वो काफ़ी अच्छी दवाई है, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, उसकी इस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की जो है ये हाँ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होता है कि दिस ड्रग को हम नेबुलाइज में इस्तेमाल नहीं करते। वजह आपने बता दी थी। तो आज दूसरा जो है, आपको इक्विवेलेंट डोज पता होनी चाहिए। 5 मिलीग्राम 10 मिलीग्राम प्रेडिसोन के बराबर है। 5 मिलीग्राम ऑफ पेडनिसिलोन 20 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोकॉर्टिसोन के बराबर है। 5 मिलीग्राम ऑफ ये जो है क्या कहते हैं ये कि हाँ 0.5 के 0.5 की टेबलेट आती है, और ये 25 टाइम अगर लें तो 10 मिलीग्राम प्रेडिसोन के बराबर है। जी। तो तीसरी जो है ये आपके एक और इस्तेमाल हो रहा है स्टेरॉइड, बड़ा बेटनिसिलोन जो इसे कहते हैं, तो हाँ बेटलिलॉन के, उसका भी यही है। बेहतर जो है वो आइडियल जो जिस तरह बताया है इन्होंने कि आइडियल इज दी डेल्टा कॉटल बेटनिसिलोन। तो ये सारी आपकी 3-4 हैं। तो आगे अगर हम चलें तो उसमें यह है कि इसके बाद आप अस्थमा की कहाँ से स्टेरॉइड पे चले गए। खैर, तो ये अस्थमा इस तरह पहचानना है कि पेशेंट अगर पेशेंट स्टेबल हो जाता है तो इवन देन भी 6-7 दिन जारी रखना तो जी 5 to 7 डेज एन अस्थमा नहीं टेपर करने के लिए। हाँ, ये टेपर की बात ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 3 वीक्स इज रिक्वायर्ड। अगर पेशेंट 3 हफ्ते तक स्टेरॉइड ले रहा है तो टेपर करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी जो किताबें हैं जनरल प्रैक्टिस की, उसमें मेंशन है कि 3 हफ्ते तक स्टेरॉइड को आप सेफली दे सकते हैं, लेकिन 3 हफ्ते के बाद आपको टेपर करना ज़रूरत है। आप टेपर कैसे करें? टेपर है कि आइडियली नाइट की डोज नहीं देनी चाहिए, इवनिंग की डोज नहीं देनी चाहिए।
मॉर्निंग की डोज देनी चाहिए, और टेपर ऐसे एकदम रैपिडली नहीं करना, उसे 7.5 मिलीग्राम पे लाना है। बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है 24 आवर की वो 7.5 मिलीग्राम है। तो जब आप टेपर कर रहे हैं, फ़र्ज़ किया 3 महीने एक ने साल ली है, तो आप महीनों में टेपर करेंगे। अगर 5 साल ली है तो आप कई सालों में टेपर करेंगे। अगर किसी ने दिनों में ली है, यानी फ़र्ज़ किया आप 3 महीने से ली है, तो फिर आप दिनों में टेपर करेंगे। तो टेपरिंग की भी जो है बड़ा आहिस्ता 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 ही टेपर करना है। और 7.5 पे जब आ जाएं तो उसको थोड़ी दिनों के लिए मेंटेन करें, या उसे फिर ऐसा, मैं तो इस तरह करता हूँ कि उसको फिर आप अल्टरनेटिव डेज पे करें। पल्स थेरेपी भी दे सकते हैं, पल्स थेरेपी हफ्ता दिया, हफ्ते को बंद कर दिया, इस तरह पल्स थेरेपी। यानी पहला दिया, फिर एक दिन दिया, दूसरे दिन नहीं दिया, तीसरे दिन दिया, चौथे दिन, इससे आपका एक्सेस बच जाता है अल्टरनेट डेज पे। लेकिन 7.5 पे जब आए तो हार्मोन क्या होता है, आप एकदम बंद कर देते हैं, वो मरीज़ जो है वो फ्लैट हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं COPD पे। सर अटैक को जरा डिस्कस कर लें। अटैक में अटैक का, अस्थमा का आपके पास आए, पहली चीज़ नेबुलाइज द पेशेंट। कितनी डोज पे? 5 मिलीग्राम। मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ब्रोंकोडाइलेटर दें कंटिन्यूस 10 मिनट के बाद, हर 15 मिनट के बाद 1 घंटे। अगर वो ठीक हो जाता है तो ठीक है, 2 उसकी है, या तो हर 15 मिनट के बाद नेबुलाइज करें वेंटोलिन 1 घंटे तक। 1 घंटे के बाद मरीज़ को देखें, अगर मरीज़ इंप्रूव कर रहा है तो कंटिन्यू करें, अदरवाइज बंद कर दें। वेंटोलिन और स्टेरॉइड सर दोनों को माइंड कितना दें कि उसकी एडिड इफेक्ट आते मैं इस पे आ रहा हूँ। इसके बाद आप देंगे ओरल स्टेरॉइड, फिर आप टीका लगा देंगे हाइड्रोकॉर्टिसोन का। फिर आप देखेंगे पेशेंट इंप्रूव कर रहा है नहीं कर रहा, उसे कैटेगराइज करेंगे कि किस कैटेगरी में है, कि ये आम पेशेंट है, ख़राब हो रहा है, या बहुत ज़्यादा ये वो हो रहा है, क्या कहते हैं, एजिटेटेड है, साइलेंट चेस्ट है और बेहोश हो रहा है पेशेंट, तो रेफर द पेशेंट टू द हॉस्पिटल। लेकिन जो दरमियाने पेशेंट हैं उनमें आप ओरल स्टेरॉइड और इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन 200 मिलीग्राम डिवाइडेड, या स्टैट भी दे सकते हैं 100 मिलीग्राम। तीसरा जो है ऐड ओरल स्टेरॉइड, साथ ओरल स्टेरॉइड पे ऐड करेंगे, और फिर पेशेंट को मॉनिटर करेंगे 1 घंटे तक, ठीक हो गया ठीक है, नहीं तो रेफर द पेशेंट टू द हॉस्पिटल। बाकी मैग्नीशियम सल्फेट का रोल और बाकी उसमें जो हम ये देते हैं, इसका रोल कहते हैं कोई नहीं है। ओरल इनहेलर का, क्लिनिल का एक्यूट अटैक में कोई रोल नहीं। इसके बाद मोंटोलुकास्ट जो है कंट्रीज़ में, कई कंट्रीज़ में अवेलेबल है कि इंजेक्टेबल, लेकिन उसका भी कोई रोल नहीं, ओरल आप देते हैं। लेकिन क्योंकि रिफ्लेक्स बना हुआ है अस्थमा का, क्योंकि जो जहाँ पे काम कर रहा होता है ना वो बेस्ट जज है मैंने करना क्या है, उसको हम ब्लेम नहीं करते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं कह दूँ जी ये क्यों किसने दिया, कभी भी किसी का जो प्रिस्क्रिप्शन है शुड बी वैल्यूड, क्योंकि उससे नहीं पता उसने किस स्टेज पे, किस हालात में और कैसे दी कोई दवाई। अगर आप उस स्टेज पे होते शायद आप भी यही कर रहे होते। तो इसलिए सारी ये चीज़ें हैं आप हमारी इंटरेक्शन की, कि हम लर्न फ्रॉम ईच अदर। तीसरी चीज़ जो अस्थमा में आती है कि वो अस्थमा के पेशेंट को आप कहें अस्थमा दमा है, वो दौड़ जाएगा आपसे। तो ये बॉम्बे में मैं एक दफ़ा गया, वहाँ पे रेस्पिरेटरी कॉन्फ्रेंस पे, उन्होंने कहा जी हमारा प्रॉब्लम भी यही कि हम कहते हैं जी आपको दमा है, वो कहता है जी दमा, अव्वल तो मानेंगे नहीं दमा है, फिर वो कहेगा कि दमा नहीं है मुझे तो वो है एलर्जी है, ये फला है, और वो अगली दफ़ा आपके पास नहीं आएगा और वो किसी और के पास जाएगा, दमा स्पेशलिस्ट को तलाश करेगा। तीसरी इसलिए जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें, डॉक्टरों के अल्फाज बड़े इस्तेमाल होते हैं, मैं तो कहता हूँ कि डस्ट एलर्जी है, कि डस्ट एलर्जी है, लेकिन अगर आपने इलाज नहीं किया तो ये अस्थमा बन जाएगा। अगर आप उसे कह दें अस्थमा है, स्पेशली बच्चों का बड़ा है, बच्चों में ब्रोंकोस्पाज्म के साथ मरीज आता है, जिसको हम डिवाइड करते हैं 3 साल तक, 3 से 5 साल तक, 5 साल ऑनवर्ड, 3 बच्चों में कैटेगरी होती है, जिसे कहते हैं प्री स्कूलिंग वीजिंग। ये है कि इन्फेंसी है अप टू 1 ईयर, देन आफ्टर दैट 1 ईयर चाइल्डहुड, उसके बाद एडोलेसेंस और फिर आगे चलते। तो उसमें यह है कि हम बच्चों को जो है पेरेंट्स को कह दें कि इसको दम है, वो जो है वो बड़ा वो उसको ब्रोंकोस्पाज्म होता है, यूली वायरल 1 साल के। तो इस तरह ये जो है आपके सिर्फ 3-4 स्टेप पे आपने करना है, फिर पेशेंट अगर वो हो रहा है तो फिर आप रेफ़र कर दें। इसके बाद आता है COPD। अभी हम उस पर नहीं आ रहे अपने असल टॉपिक।
जो COPD है वो बड़ी अजीबोगरीब, अब जो है बिल्कुल चेंज हो गई है। COPD का जो पैटर्न है वो आपका, पहले इधर कोई स्पीकर आए थे उनका मैंने सुना था सारा ही। हाँ, तो उसमें यह है कि COPD ऐसी डिजीज़ है जो अमूमन ख्याल था कि ये सिगरेट पीता है COPD, और जो सिगरेट पी रहा हो, चाहे उसे दमा हो, चाहे उसे कोई बीमारी हो, ब्रोंकाइटिस हो, वो कहते हैं COPD सारा उसका जो है। अब COPD की वैरायटी आ गई है। COPD एस्थमा से कहते हैं, COPD A, COPD डायबिटीज़, COPD D, COPD नई गाइडलाइंस, COPD फलां तो विद ILD, COPD ILD। COPD का ये अब जो कॉन्सेप्ट है कि ये स्मोकिंग के अलावा भी चीज़ों से और ये जेनेटिक से चलता है कि जब बच्चे किसको होना है वो आगे डेवलपमेंट होगी, बाल डेवलपमेंट होगी, आगे वो जाएगा वो, और फिर एस्थमा ओवरलैप आ गया है। पहले आप देखते थे नुस्खा किसी का कि यार इसने एस्थमा की ट्रीटमेंट में COPD की ट्रीटमेंट डाली, या COPD की ट्रीटमेंट में एस्थमा की ट्रीटमेंट डाली, क्यों है, कैसा है? अब ओवरलैप आ गया, अब सारे वही कर रहे हैं। तो ये ब्रोंकाइटिस में क्यों नहीं कैटेगरी में लेके आए? मे बी क्यों एलर्जी को किसमें इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहा है। हाँ जी, उसमें यह है कि आपको चीज़ें याद रखनी चाहिए कि एस्थमा के लिए आपको बिलीव होना चाहिए कि एस्थमा एलर्जिक डिजीज़ जो है वो, पहले ये था एलर्जी। जब मैं स्टूडेंट था किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में 1980s में, तो हमारे टीचर जो हमें पढ़ाते थे वो कहते हैं PIA, मुझे अच्छी तरह याद है, ख्वाजा सादिक साहब पढ़ाने आए, उन्होंने एस्थमा पढ़ाने आए, तो उन्होंने कहा इट्स PIA क्या, P पानी साइकोजेनिक, I मीन इन्फेक्टिव, A मीन एलर्जिक, ये कॉन्सेप्ट था। लेकिन ये सारा कॉन्सेप्ट जो है 1980s में चेंज हो गया कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को ऐसे लेते हैं जिस तरह ये इन्फ्लेमेटरी नहीं है, लेकिन इसका पार्ट यही है, उसमें भी इन्फ्लेमेशन होती। तो ये तीन चीज़ें जो हैं, और एलर्जिक एलिमेंट जो है वो कम होता है, लेकिन शुरू एलर्जी से होती है एस्थमा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक दफ़ा नेशनल असेंबली में इस क्वेश्चन पुटअप हुआ कि एलर्जी और एस्थमा में क्या फ़र्क। जब असेंबलियों में क्वेश्चन पुटअप होता है तो वो बड़ा प्रोसेस होता है, उन्होंने उनकी कमेटी है उसमें होता है, उसने पकड़ के जो है सवाल जो है वो भेज दिया किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल, वहाँ से वो हमारे पास आ गए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एस्थमा एंड एलर्जी। रेस्पिरेटरी पैसेजेस एलर्जी जी, एलर्जी जो है हर एस्थमा तकरीबन एलर्जी से शुरू होता है, लेकिन बाद में वो क्या बन जाता है, इन्फ्लेमेटरी। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिलीव एंड ट्रीट एस्थमा एज इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, क्योंकि अब जितनी ब्रोंकोस्कोपी पे आप बायोप्सी वगैरह करेंगे तो उसमें सारी आपको वो नज़र आएगी। अच्छा, COPD को कैसे देखना है आपने कि पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है, स्मोकर है, एज कितनी है, फैमिली में रन कर रहा है नहीं कर रहा, बायोमास एक्सपोजर है नहीं है, और आजकल जो COPD एक आ रही है वो आ रही है TB की वजह से, कि पेशेंट TB का होता है, आपने उसको ट्रीट किया होता है, साथ फाइब्रोसिस होती है उसकी, उससे क्या होता है दूसरा पार्ट एक्सपेंड कर जाता है, उसे कहते हैं पोस्ट ट्यूबरकुलस COPD। तो ये COPD जो है सिर्फ स्मोकिंग से नहीं है चला। अब हम आते हैं अपने असल उस पे मकसद पे, दैट इज़ के टेक्निक्स क्या है। इन्होंने ऑलरेडी आपको सारे कुछ दिखाए हैं फला। तो पहले हम ये कहेंगे कि जी हेलो, प्रेगनेंसी में और कार्डियक पेशेंट में इसकी सेफ्टी क्या है? नेबुलाइजर की नेबुलाइजर, हम भी नेबुलाइजर पे आ रहे हैं, जब आएंगे तो उसमें यह है कि सेफ्टी जो है, नेबुलाइजर ऐसी चीज़ है कि आप सेमी कॉन्शियस पेशेंट पे भी दे सकते हैं, क्योंकि नेबुलाइजर के लिए जोर नहीं चाहिए होता, टाइडल वॉल्यूम, जो आम उसका सांस है वो उसको दवाई खींच लेगा। प्रेगनेंसी में नेबुलाइजर सेफ़ है, डिपेंड करता है कि दवाई कौन सी अंदर डाल रहे हैं, दवाई कौन। कार्डिक पेशेंट में भी सेफ़ है, फ़र्ज़ किया अगर आप वैटम कर रहे हैं, एप्रोटोपियम ब्रोमाइड कर रहे हैं, दैट इज़ सेफ़, लेकिन खाली आप वेंटोलिन से कर रहे हैं तो वो फिर है, या आप एक्सेसिव डोज कर रहे हैं। और ये याद रखें कि 1 cc इज़ इक्वल टू 20 ड्रॉप्स। 1 cc में कितने ड्रॉप्स होते हैं? 20 के करीब। स्टीरॉइड तो दे सकते हैं मैं है हाँ, 20 के। स्टीरॉइड तो बहुत सेफ़ है। मोंटोलुकास जो है प्रेगनेंसी में वो ये है कि अगर पहले ले रहा हो तो कंटिन्यू करें, नहीं ले रहा तो बंद कर। खैर, इसके बाद हम आते हैं कि इनहेलर, वाई दिस थेरेपी इज़ देयर, हम क्यों ये थेरेपी लेते हैं। वजह यह है कि गोली खाओ, डोज ज़्यादा होगी, स्टमक में गई, स्टमक से वो आ गई लिवर में,
लिवर के बाद वो ब्लड में वो फिर लंग में, और फिर उसके टारगेट नहीं है, टारगेटेड नहीं है जिस तरह बताया गया है। लेकिन अगर आप इन्हेलर ले रहे हैं या जिसे कहते हैं हम ये एरिसोल थेरेपी ले रहे हैं, डायरेक्ट हिट करती है। मरीज़ों को बताने का एक ही फ़िक्रा है कि जिस तरह आँख में दवाई डालें आँख में, नाक की दवाई नाक में, और स्किन की दवाई आप ये लगाते हैं, तो वाई नॉट रेस्पिरेटरी सिस्टम की दवाई जो है वो इधर डाली। ये फ़िक्रा बोलना ज़रूरी है। तो लेकिन मरीज़ हमारे बड़े रेसिस्टेंस, वो समझते हैं कि ये एडिक्टिव है, ये क्या है। और एक मरीज़ तो मुझे कहा फेफड़े में सुराख कर देती है। मैंने कहा किस तरह सुराख कर देगी, ये तो बड़ी इसको ब्लेम ना करें। ये जो है ना, इसको ब्लेम कर सकते हैं आपके दवाई है, दूसरी दवाई चलेगी, या आपने कोई और दवाई दी जो काम नहीं कर रही। मिसाल के तौर पे आप अस्थमा के पेशेंट है और आप उसे एक्यूट अटैक में है, आप उसे ISS देते हैं, स्टेरॉइड देते हैं, वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसका एक्शन जो है ये वाली फॉर्म में प्रोलॉन्ग है, काफ़ी अरसे के बाद ठीक होगा। लेकिन आप उसे शॉर्ट एक्टिंग देंगे वो ठीक हो जाएगा। और मरीज़ इतने अक्लमंद होते हैं कि वो ये पेशेंट ये रखेगा, एक दूसरा इन्हेलर रखेगा, उसके गिर्द वो बांधेगा रबड़ स्टेरॉइड वाले, कहते हैं जी यह काम नहीं कर रहा, यह काम कर रहे, वो डेट काम करके मरीज को पता चल जाता। ये फार्बिट्रॉल वाले तो कंबाइंड है। अब तो पहले की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब आते हैं कि इसलिए जो है ये प्रॉपर ये है, हम क्या दें, टेक्निक कौन सी दें। इन्हेलर टेक्निक इज़ द बेस्ट टेक्निक। अगर और स्पेशली बच्चों में आप ये इन्हेलर नहीं ले सकते, बड़ों में आपके रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एक पेशेंट पार्किंसनिज्म का है, का जॉइंट का मसला है, वो इन्हेलर नहीं लेगा। पेशेंट्स की थोड़ी साइकी को देखना पड़ता है और इसको बार बार आपको देखना पड़ता है, बार बार समझाना पड़ता है। कहते हैं पहले 3-4 विजिट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है पेशेंट। उसका क्या है, मेरे एक दोस्त हैं ब्रिगेडियर साहब, वो हैं वहाँ पे पिंडी में, उन्होंने इसकी फ़ीस रखी हुई है समझाने की। मैंने कहा क्यों रखी आपने? उसने कहा जी जब तक फ़ीस ना दो, फीस पेशेंट नहीं देता तो उसको ऑनर ही नहीं करता। तो उसने कहा कि ये जो है ना ये बड़ा ज़रूरी है। वो ब्रिगेडियर साहब है, उन्होंने मैंने कितनी फ़ीस रखी उस वक्त, 4 साल 5 साल की बात है, वो 50 रुपये वो इसके बताने के लिए थे। ये स्पेशलिस्ट, लेकिन बताने के लिए क्या, क्योंकि ये इसके बगैर तो ये तस्वर ही नहीं है कि मरीज़ ठीक। खैर, हम अब आते हैं ये एरिसोल थेरेपी। फर्स्ट एरिसोल थेरेपी का जो इंस्ट्रूमेंट आया ये 1950 में आया, पाकिस्तान में 1980 में आया। मैंने चेस्ट डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया था 1985-6 में। तो हमें पहले प्रोफेसर अजीज़ साहब होते थे, चीमा साहब जान, तो उन्होंने हमें दिखाया, ये दिखाया, स्पेसर दिखाया। तो दिस इज़ कॉल्ड MDI, मीटर डोज इन्हेलर, और साथ P छोटा सा लग गया। P से मानी प्रेशर, मीटर डोज इन्हेलर। प्रेशर क्या है कि आप ये इसको प्रेशर से दबाते हैं, और जो इसमें आपके वो होती हैं दवाई और वो। अब इसके अंदर क्या है, इसके पार्ट्स हैं, ये आप कैनिस्टर है, केस है, जिस तरह बताया था, कैप है। तो इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की हमने कि ये किस तरह ये करता है, क्या हो, इसे कैसे रखें, कैसे साफ़ करें। तो इसमें ये आपने क्या तरीक़ा क्या है, पहले तो आप कन्विंस हों कि एस्थमा इज़ ए इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, कि आपने इस फॉर्म में उसे स्टेरॉइड भी देने हैं और साबा भी देना है, शॉर्ट एक्टिंग। तो पहली दवाई जो है वो है साबा जो आई। साबा क्या होती है? शॉर्ट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग क्या होती हैं कि जो आप लेते हैं वो 10-15 मिनट में पेशेंट को ठीक कर देती हैं। लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या होता है, आपने देखा होगा वेंटोलिन लेते रहे लोग और नहीं ठीक होते। वजह क्या है कि 6 घंटे के बाद उसका असर ख़त्म हो जाता है। हर 4 और रात को बड़ा अटैक होता है, क्योंकि रात को वो मिस कर जाता है। तो वो जो 4 घंटे का 6 घंटे का वक्फा है उसमें पेशेंट को अटैक हो जाता है। तो इसे कैसे इस्तेमाल करें, इधर अंगूठा रखें, इधर ये हाथ रखें, सारा बताया मैं आपको ज़्यादा करने के लिए। इसको हिलाया, अब इसे हिलाते नहीं रहना, मरीज़ पहले डिस नहीं है, वो इसे हिलाते ही रहता है वो। तो उसे वो जो है वो, और पेशेंट जो है उसे कहना 2-3 दफ़ा हिलाना है, उससे काफ़ी हो जाएगा। इसके बाद ये इन्हेलर में ये एक क्वालिटी है कि, या डिसक्वालिटी कह दें, या अच्छी यानी बात नहीं है कि इसमें ये जो नीचे एंड लगा हुआ है ना सारा, इसके नीचे अगर आप गौर से देखें, खोल के इसको ये नहीं एनालाइज करें, तो इसमें क्या होता है कि अगर पेशेंट 1 हफ़्ता इस्तेमाल ना करे, या पेशेंट आपने बाज़ार से ख़रीदा हो इसको नया, तो पहली 2-3 डोजें जो हैं वो एक इफ़ेक्ट होता है,
जिसे कहते हैं प्रिमिंग, PRIMING। वो प्रिमिंग से जो है वो उसमें वो ही नहीं आती दवाई जो है। जिस तरह आप कोई नई चीज़ लेते हैं, नलका करते हैं, पहले खोलते हैं पानी, दूसरा फिर इस्तेमाल करते हैं थोड़ा, तो इसमें प्रिमिंग बड़ी कॉमन है। तो इसलिए जब भी ख़रीदें तो इसको आप प्रिमिंग कैसे कहते हैं, 4 कहते हैं पफ ज़ाय करें, 2 से 4 पफ पहले। या अगर आपने एक हफ़्ता नहीं लिया फिर भी प्रिमिंग करें, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद क्या हो गया, ये आ गया। इसके बाद पेशेंट को कहें सांस बाहर ले। पेशेंट को सांस कैसे बाहर लेना है, अब पेशेंट कहता है ये सांस लेने का तरीका नहीं है। पेशेंट से क्या फूंक मारे, खाली कर दे छाती को, बहुत ज़्यादा नहीं करना, बहुत ज़्यादा किया तो खांसी शुरू हो जाएगी रेजिडल वॉल्यूम पे। तो ये खाली हो गई छाती, फिर ये वाला हिस्सा जो है ये मुंह में रख लेना है, इसे अच्छी तरह पकड़ लेना है। कहाँ पे रखना है, इधर बिल्कुल ही नहीं, इसको यानी आपने बाहर रखना है। इसको इस तरह ज़बान नीचे आएगी, ये करेगा और इसको पकड़ लेना है ताकि लीक ना हो, यहाँ से हवा ना लीक हो। फिर आपने इसको दबाना है। जैसे ही दबाएंगे तो ये इसकी स्पीड है, ये है 90 फीट पर सेकंड, 90 फीट पर सेकंड की स्पीड पे ये जा रहा है। और किलोमीटर आर पे पता नहीं कितना चला जाए। फास्ट बॉलर की जो स्पीड होती है ये उसे भी तकरीबन, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि अब ये जाके क्या करेगा। अगर आपकी टेक्निक सही नहीं है तो आपके पोस्टीरियर फ्रिंजियल वाल पे लगेगा, और अगर ये बिल्कुल ठंडा ही है और पेशेंट जो है वो ले रहा है और फ़ौरन ये जाके उधर लगेगा और उसकी कई दफ़ा जो है ब्रेथ उसकी होल्ड हो जाती, वो कहता है लिए अब चोक हो गया। वजह ये हुई है, दिस इज़ कॉल्ड कोल्ड फ्री ऑन इफ़ेक्ट। कोल्ड फ्री ऑन इफ़ेक्ट यह है कि ये जो है ये जब जाएगी जाके उस पर लगेगी, स्पास कर देगी यहाँ पे, और पेशेंट जो है वो फिर उसे वो नो से दे देगा और उसको छोड़ देगा। उससे ये वो जो है पेशेंट जो है फिर वो हो जाता है कि या तो काम ही नहीं कर रहा। आपको ये प्रॉब्लम बड़े आते होंगे कि लिया ठीक नहीं हुआ, ख़राब हो गया, ये हो गया। तो प्रेमिंग और कोल्ड फ्री ऑन इफ़ेक्ट ये आपने याद रखना। तीसरा जो प्रॉब्लम इसके साथ आता है कि पेशेंट को आपने यूँ किया कि जब आप इसे क्या करना है, दबाना बाद में है, पहले सांस शुरू कर दें आप अंदर लें। अगर आप इसको दबाएंगे और फिर कहेंगे बाद में सांस लो, फिर वो जो है मसला हो जाता है पेशेंट। तो रिकमेंडेड जो है आजकल जो है वो ये है कि जैसे ही आप दबाएं उससे पहले इंस्पिरेशन लेनी शुरू करें। दिस इज़ कॉल्ड हैंड माइंड इफ़ेक्ट, कि दिमाग कह रहा है कि यहाँ से वो कर दिया, ट्रिगर हो गया, तो आप इसको यूँ करें और फिर अंदर गहरा सांस लें और 10 सेकंड तक रोकें। क्या करें, 10 सेकंड तक रोकें। कैसे रोकें, इधर गिन लें, घड़ी पे देख लें, माइंड में गिन लें। या हाँ, लेकिन यह कि ज़्यादा मरीज़ के लिए ज़रा वो हो जाता है। कम अगर मरीज़ डिसने गया तो बेशक वो 5 सेकंड भी रोक सकता है। इसके बाद ये आ गया, इसके बाद आपने इसको हटा दिया, और अगर स्टेरॉइड इनहेलर लिया है तो फिर आपने माउथ वॉश करना है, सारा कुछ करना है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वो ये है कि इसको लगा देना है। ये एक केस स्टडी अभी 3 साल पहले पब्लिश हुई। उसमें क्या हुआ कि पेशेंट ने एक उसका लिफाफा था, यानी शॉपर था, उसमें ये भी डाल दिया, ये नहीं बंद किया। साथ ही विब्रामाइसिन कैप्सूल भी थे उधर, और ये वो कैप्सूल क्या हुआ, ट्रैवल करता करता अंदर आ गया। और फिर उसने क्या किया, रात को उठा और उसने यूं किया, कैप्सूल अंदर, वैसे भी कंटामिनेशन हो सकती है, फॉरेन बॉडी हो गई। तो इसलिए ये है कि इसको इसलिए कहते हैं ये बंद करना बहुत ज़रूरी है। इवन जो आपके दूसरे स्पेस आ रहे हैं, कहते हैं ड्राई पाउडर इनहेलर, उसके ऊपर कैप नहीं थी, अब उन्होंने उस पर भी कैप लगा दी, हालांकि उसमें कैप्सूल जो है वो जाएगा नहीं। तो ये है MDI। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप कौन सा है, सांस रोकना। कौन सा है, स्लो एंड स्टेडी, इसे कहते हैं स्लो एंड डीप, स्लो एंड डीप। तो ये आपका है MDI। फिर ये स्पेसर के साथ यूज किया। इसके बाद ये आ गया स्पेसर, या एबल डिवाइस, वो भी किसी कंपनी की आती है। ये आपका स्पेसर। इस पर आपने क्या किया, इसको हिलाया, इसको इसमें रख दिया, इसके अंदर फिट हो गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, डिस्टेंस प्रोवाइड करेगा।
जो स्पीड उसकी आ रही है 90 फीट पर सेकंड, उसको स्लो डाउन करेगा। स्लो डाउन करने के दो तरीके हैं, एक ये तरीका है, दूसरा तरीका है कि आप अपना ये इधर कर दें। क्या स्लो डाउन से बुरा दें पोस्टीरियर फेनिक्स में ना लगे। पहले लोग जो है पहले एडवाइस यही करते थे, जब आप करें इनहेलर लें तो यूँ छत की तरफ देखें, और स्पेशली इंडिकेटेड है स्टेरॉयड इनहेलर में कि आप छत की तरफ देखेंगे तो क्या होगा कि आपके पोस्टीरियर फ्रिंजियल वॉल में लगेगा, डायरेक्ट में चला जाए। तो ये बड़ा ज़रूरी स्टेप है। खैर आपने ये किया, अब इसमें मरीज़ क्या करता है, आप स्पेसर देते हैं, सबसे पहले वो कहता है ये क्या ऑब्स्ट्रक्शन है, ये पहले उसको हिला दे निकालता है वेल्व को, और ये वन वे वेल्व है। जिस तरह भी आपने कि ये जो है आपने इसका क्या असूल है, दबाया, दवाई अंदर आ गई, इसे आपने खींचा उसी तरीके से, उसी तरह होल्ड किया फरा। लेकिन ये होता है कई मरीज़ जो है बहुत सीरियस होते हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए, वो होल्ड नहीं कर सकते, तो स्पेसर में एडवांटेज है कि आप से कहें 4 सांस अंदर ले, इस तरह, उससे भी दवाई चलेगी। तो दो तरीके इसके हैं। स्पेसर के क्या एडवांटेज है, इसमें जो आइडियल स्पेसर है, आइडियल स्पेसर जो है वो एयर जो है उसमें 750 सीसी एयर होनी चाहिए आइडियल स्पेसर में। लेकिन होती क्या है कि अमूमन वो बड़े बड़े हो जाते हैं, पहले बहुत बड़ा मिलता था GSK का, आप लोगों ने इस्तेमाल किया होगा। तो इसमें आप ये, और दूसरा है कि जितनी आपके पार्टिकल मोटे होंगे ना वो इसके ऊपर लग जाएंगे, इधर लग जाएंगे, इधर लग जाएंगे, इधर स्ट्रीम लाइन बन जाएगी, वो ना इस्तेमाल करें। खाली पाइप, वो वन वेव जो है वेल्व ज़रूरी है उसका। आप कई लोग जो है वो, अगर आपका मरीज इलेक्ट्रिशियन है तो वो पाइप काट के उसमें लगा के फिट करके वो सर अजीज साहब बताया करते थे कि अभी ये स्पेसर अभी नहीं आए थे। हाँ जी, पहले 70-80% जो है वो ज़ाया हो जाती है दवाई। और अच्छे आपकी टेक्निक से भी 20 से 30% दवाई जाती है अच्छी टेक्निक से। तो व्हाट अबाउट द रॉन्ग टेक्निक, तो कभी नहीं। बाकी इन्होंने बताया कि एक मरीज़ था जो उसे पूछा कैसे इनहेलर इस्तेमाल, तो इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि मरीज़ का नॉलेज इतना चेक करें कि इनहेलर इस्तेमाल करना आता है, इस पे ना आप इसको करें, कभी बिलीव ना करें। उसे क्या मुझे करके दे, बड़ा फ़र्क है नोइंग और डूइंग। डूइंग चाहिए हमें, नोइंग नहीं चाहिए। तो ये क्या करता है, मरीज़ से पूछा, उसने कहा हाँ वो आपने भेजा भी था एक, वो जो है वो वायरल भी हुआ था कि वो मरीज़ से क्या बोलते हैं यार क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा, उसने कहा इधर और इधर। जी परफ्यूम की जगह इस्तेमाल हाँ, असल में सारे आपके इनहेलर जो है ना, मरीज जो है वो उसको नहीं पता ये मिस्ट है, मिस्ट पता है आपको जो परफ्यूम में, ये आपकी, ये आपका जो है ये एरिसोल है, डस्ट है, या धुआं, आजकल जो ये धुआं और डस्ट फॉग है, और ये सारी चीज़ें जो मरीज ये डिफ्रेंशिएट करना बड़ा ज़रूरी है। इसके बाद हम आ जाते हैं ड्राई पाउडर इनहेलर। अब यह हुआ कि अब इससे ज़रा मरीज़ को बहुत प्रॉब्लम आ रहे थे, जाती नहीं, दवाई बहुत कम जाती थी, मरीज़ जो है वो बड़े डिसहार्ट हो गए। इसलिए अब उन्होंने कहा ड्राई पाउडर इनहेलर आ गए। ड्राई पाउडर इनहेलर की कई किस्में हैं, कोई छोटे साइज़ का है, कोई बड़े साइज़ का है, कोई इस तरह। मेन एम ड्राई पाउडर इनहेलर का यह है कि इसमें पाउडर होता है, 2 किस्म के होते हैं, कि या तो सिंगल डोज कैप्सूल को अंदर डाला और आपने खींच लिया, जिस तरह रेबोलाइज़र जो बताया आपका, कि खोला, दवाई डाली, देखते रहे, दबाया, इस्तेमाल किया, अगर फिर भी वो है फिर दोबारा ले लो तो वो ठीक हो जाता। इसके बाद ये वाला है, ये आपका डिस्क इनहेलर। इसमें क्या होता है कि अगर आप इसको देखें तो इसमें दूसरी तरफ जो है वो छोटी छोटी डोजेज़ होती हैं, छोटी छोटी, और वो डोजेज़ जो है वो जाके क्या करती हैं, वो जब तक नहीं खुलती जब तक आप उसे एक्टिवेट नहीं करें। तो एक्टिवेशन का उन्होंने बता दिया है। ड्राई पाउडर का 2 बड़े नुकसान हैं। नंबर 1 ह्यूमिडिटी, कि नंबर 2 इंस्पिरेटरी फ्लो। जब तक आपकी खींचने की पावर नहीं होगी ये एक्टिवेट नहीं होगा, वो जो है ये ड्राई पाउडर। नंबर 2, इसमें सांस ना लें। आम जो आपका DPI है, ये जो है आम इनहेलर जो है, इसमें अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो क्या होता है कि सामने रख के इस्तेमाल करते हैं। DPI में कहते हैं कि यानी यूँ आपने कहा सांस को बाहर निकालें, साथ ही आपका वो पड़ा है। इसके अंदर कहते हैं आप टर्न योर फेस टू दी अदर से, क्योंकि अगर आपने यूँ किया तो उसके अंदर एयर आ गई, वो जो है पाउडर होता है वो क्या हो जाता है, प्लगिंग हो जाती है, और वो बड़े बन जाते हैं और फिर आके ऑब्स्ट्रक्शन काज करते हैं। तो ये जो है बड़ा के साइड पे रख के फिर सांस बाहर निकालें, फिर उसका प्रोसीजर वही है। इसके नुकसान है कि इमरजेंसी में इस्तेमाल ना करें,
पेशेंट को एक्यूट अटैक में इस्तेमाल ना करें। पेशेंट को वेंटिलेटर लगा हो तो मीटर डोज इनहेलर इस्तेमाल हो सकता है, ये वाला इनहेलर इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसके बाद कुली करनी, गरारे करने, जो भी, और मरीज़ को बताएं कि कुली वगैरह करके बाहर फेंकनी है। मरीज़ क्या करते हैं, करके वो अंदर, जिस तरह निलस्टैट ड्रॉप्स होते हैं, ये है, वो फिर अंदर बॉडी में जाते हैं और फिर उनका वेट ज़्यादा हो जाता है, डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन, हाइपरटेंशन कॉम्प्लिकेशन। ये तो ये आपके 2 टाइप के इनहेलर हैं। आगे इसकी 8-10 किस्में हैं, कोई छोटा है, कोई है, हाँ सारे, लेकिन हम उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे। अब हम पे आते हैं नेबुलाइज़र। नेबुलाइज़र जो है वो क्या है? नेबुलाइज़र एक टेक्निक है, एक तरीक़ा इलाज है इसका, जिसमें आप दवाई को क्या करते हैं, मरीज़ को कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती। जिस तरह ECG करते हैं, मरीज़ को कोई एफर्ट नहीं करनी, ECG ले रहे हैं आप, लेकिन अगर उसे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराएं, वो बड़ा सांस लो और फिर अंदर बाहर करो और सारा काफ़ी मुश्किल है। तो इसमें क्या होता है कि आप सिर्फ मरीज़ को कहेंगे आप नेबुलाइज़ करें। अब इसका प्रॉब्लम है कि मरीज़ से आप कहते हैं नेबुलाइज़ करें, उसे पूछें कि नेबुलाइज़ कर रहे हैं, वो कहते हैं हाँ जी मैं वो ले रहा हूँ, भाप ले रहा हूँ। आपने तजवीज़ तो उसे नेबुलाइज़ किया है, लेकिन वो ले रहा है आपकी भाप ले रहा है। तो ये पूछना बड़ा ज़रूरी है। वजह यह है कि भाप जो है वो अपर एयरवेज के लिए लेते हैं। अगर आपकी नाक बंद है, अगर आपका गला बंद है, अपर एयरवेज वो है, तो फिर आप भाप लेंगे। भाप ऐसा है कि जिस तरह आपकी 2 बिजली की तारें हैं, एक आपकी है जिसमें बहुत हाई वोल्टेज आ रहा है, उसकी टेम्परेचर बहुत होता है, पानी बॉयल कर रहा है, आप ये ले रहे हैं, अगर आप इतनी एयरवेज में लें तो बड़ा डैमेज होता है। तो एक तो ये है। दूसरा जो है कि भाप जो है वो सिर्फ अपर एयरवेज के लिए नहीं, इसके लिए नेबुलाइजेशन इज़ डिफरेंट दैन दी भाप लेना। जो इसके लिए क्या है, 3 किस्म के नेबुलाइज़र हैं। वन है जेट, दूसरा है अल्ट्रासोनिक ये, और तीसरा है मैश। है इनका एक ही काम है, क्या करना, एरिसोल को जनरेट करना, यानी लिक्विड को इसमें मिस्ट में या एरिसोल में कन्वर्ट करना। तो जहाँ भी नेबुलाइज़र इस्तेमाल करें, एक्सेसिव, यूली कंसल्ट ए डॉक्टर। व्हेन यू नीड ए नेबुलाइज़र, यू नीड ए डॉक्टर। अब जो सबसे कम छोटा नेबुलाइज़र है वो ये है, जो मैंने अपने पास रखा हुआ, ये वाला। अब ये जो है, ये कैसा नेबुलाइज़र है? ये नेबुलाइज़र है, ऐसा है कि ये बहुत छोटा है और बैटरी से चल सकता है, ये इसका एडवांटेज है। तीसरा है कि हैंडी है, इसको कहते हैं हम मैश नेबुलाइज़र। जो बाकी जो है वो सिर्फ एयर जनरेट करते हैं और करते हैं। ये इसमें एक मैश होता है जो कि आपकी जब ये इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होती है तो या बैटरी से चार्ज होता है, तो फिर उसको वो आपका मैश जो है वो सर्कुलेट करता है, और फिर जो आपकी वो यहाँ पे आप दवाई डाल देते हैं, वो जनरेट होता है, फिर आप किट लगाते हैं। नेबुलाइजेशन किट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो ऑपरेटर्स आपके पास कोई हो, आप सिर्फ लिखें नेबुलाइजेशन किट लें और नेबुलाइज़र इस्तेमाल करें, किट लगाएं और उसको डिस्कार्ड कर दें, या मरीज़ को कहें कि आप अपने पास रखें। एक जो नेबुलाइज़र है कई में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन किट जो है वो हर पेशेंट की अलग होनी चाहिए। इसका एडवांटेज है कि आप बच्चों में, ओल्ड एज में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, पार्किंसोनिज्म में पेशेंट जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा, उसमें ये कर सकते हैं। इवन सेमी कॉन्शियस पेशेंट में नेबुलाइजेशन अगर नीडेड है वो आपका ये है, और जो पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं उनको भी आप नेबुलाइज कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का इसकी वजह, लेकिन इसका प्रॉब्लम यही आ रहा है कि इसमें डोज ज़्यादा है दवाई की, और मरीज़ करते रहते हैं। आम पीरियड इसका जो है 5 से 10 मिनट है, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। दूसरा, इसमें थोड़ा सा लिक्विड को छोड़ देना चाहिए। अगर सारा लिक्विड करेंगे तो मशीन आवाज़ देनी पड़ती है, आवाज़ देनी शुरू कर देगी, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, तो मरीज़ भी अफ्रेड हो जाएगा, पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ये करें। और अमूमन जो है लोगों ने ये काफ़ी ये इनहेलर्स जो है आपके, ये नेबुलाइज़र जो है वो जेट होता है, एयर क्रिएट करता है, और वो उसका लिक्विड को उससे कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह ये चीज़ें हैं। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि आपने कहाँ पे कौन सा इनहेलर इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 1, इसकी प्राइस तो है आजकल जो हर चीज़ की प्राइस जो है डबल ट्रिपल हो गई है। मुझे तो ये किसी कंपनी ने दी है, आई डोंट नो द प्राइस, ये मोंटिका वालों ने ये किया है, तो अदरवाइज से, लेकिन ये अवेलेबल हैं, लेकिन लोग ज़्यादातर बाहर से लाते हैं। इसकी प्राइस जो है वो मेरे ख्याल से कुछ हज़ारों ही है, 8-10 हज़ार की तो हो जाती है। तो अमूमन जेट इनहेलर इस्तेमाल करते हैं, ये अमूमन ये बाहर से लोग लेके आते हैं। खैर, इसके बाद जो है वो आप पाएंगे
सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि कहाँ से कौन सा इनहेलर इस्तेमाल करना चाहिए, इन्होंने क्वेश्चन वगैरह बनाए हुए हैं सारे। अगर पेशेंट्स को, यंग पेशेंट है, मिडल एज पेशेंट है, कोऑपरेटिव है, उसकी सेंसेस काम कर रही हैं, हाथ काम कर रहे हैं, एमडीआई बेस्ट। अगर फिर भी कर रहे हैं, स्पेसर इस्तेमाल कर लें। और दूसरा तरीका सिर्फ ये नहीं है कि आप मुंह में रखें, इवन कहते हैं 3 सेंटीमीटर, पहले करते 3 सेंटीमीटर के सामने भी रख लें आप इनहेलर, और मुंह खोल के करें, फिर भी हो जाते हैं। तो लेकिन प्रेफर्ड टेक्निक जो है वो ये है। फिर अगर ड्राई पाउडर कहाँ दें, ड्राई पाउडर में ये है कि इसकी एफिकेसी उससे बेहतर है एमडीआई से, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आ रहे हैं कि आप वेंटिलेटर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। बच्चों में 5 साल 6 साल से पहले एमडीआई वो जो है आपका ये वाला पाउडर इनहेलर इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेबुलाइजर हर एक में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये है क्योंकि बिजली से चलता है, डिपेंडेंट है, बड़ा है सारा। तो इन दी एंड आई मस्ट ये इस हम क्लोज करते हैं मेरे ख्याल से ये। अच्छा सर, एक क्वेश्चन ये है कि आजकल कोल्ड वेदर है, तो इसमें जब हम ये नेबुलाइजर यूज़ करते हैं तो उसमें कोल्ड मिस्ट निकलती है। क्या आपके ख्याल में ये जो कोल्ड मिस्ट है ये ब्रोंकोस्पैज्म नहीं काज करती? जी। और एग्रेवेट नहीं करेगी कंडीशन को, जी। खासतौर पे स्पेशली इन चिल्ड्रन? जी। अगर आपकी ट्यूबिंग बड़ी है तो उसमें टेम्परेचर कम हो जाता है जाके, ट्यूबिंग बड़ी है। जी बिल्कुल। हाँ, नंबर 1। नंबर 2, ये नेबुलाइजर से जो प्रॉब्लम अराइज हो रहा है कि ये होता है कि वर्स हो जाता है, कई दफ़ा हाइपॉक्सिया हो जाता है। हाइपॉक्सिया क्यों हो जाता है कि जब आप ब्रोंकोडायलेटर देते हैं, स्पेशली शॉर्ट एक्टिंग थ्रू इट, तो उससे वेज़ोडाइलेशन हो जाती है। ब्रोंकोडायलेशन से पहले वेज़ोडाइलेशन हो जाती है, जिससे क्या होगा कि आपका लंग जो है वो और है, वो जो आप बता रहे हैं ना, आपने सवाल भी पहले किया था, वो और है कि इससे ये होती है कि वेज़ोडाइलेशन हो जाती है, ब्लड ज़्यादा आ जाता है एल्वेओलाई में, एयर कम हो जाती है। जो आपका बात कर रहे हैं ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन की, वो होती है इसके जो मिक्स करते हैं सोल्यूशन एमडीआई में, मीटर डोज इनहेलर में, या कि उसके अंदर जो चीज़ डालते हैं जो उसको करती है, हाँ, नेबुलाइज की। अमूमन जो है ड्राई पाउडर में लैक्टोज होता है, इसके अंदर और चीज़ें होती हैं, वो जो है वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करती है। अगर उसको हम हटा दें तो फिर ये ठीक करते, अगर सिर्फ प्योर आप दें। तीसरा है कि आप जब भी करें नेबुलाइज के डाइल्यूट करके करें, उससे ज़रा बेहतर हो जाता है कि उससे ज़रा हाँ, अदरवाइज मॉइस्चर ज़्यादा होगी तो जी, सफोकेशन, उसके सफोकेशन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस।